और वन फॉर्मेट विच हैज चेंज द मोस्ट इज ओडीआईज। तो अगर आप किसी चीज़ को बार बार चेंज करना पड़ रहा है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में है। अगर वो चल रहा होता है तो आप उसको बदलने की जरूरत ना पड़ती। तो ज़्यादा यही होगा कि ओडीआई या शायद वर्ल्ड कप के अराउंड ही रह जाए। कोई वर्ल्ड कप का क्रेज है, अभी भी है, बट आप आउटसाइड ऑफ इट आई डोंट थिंक सो। बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम। आज हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक गोयल एंड फेमसली इन्हें दीपक गोयल सर की तरह सर बोलते हैं लोग ऑन यूट्यूब। सर की जो प्रेजेंस है इट हैज़ बीन सच बिकॉज ऑफ हिज हिज बिगिनिंग्स एंड आई गेस उस वजह से ही सर को सर का टाइटल दिया गया। एंड सर वुड एक्सप्लेन दैट बेटर क्यों उन्हें सर बोलते हैं एंड ऑल दैट हैपेंड। एंड लेट मी जस्ट टेल यू लिटिल अबाउट सर। Sir is not just a cricket analyst, but a very profound entrepreneur as well. Sir built companies and उन्होंने exit करके और बहुत सारे brands बना के and then he left and then he started following his passion in cricket and now hopefully you would see sir coming up with something big. Before this, sir was working and अभी भी कर रहे हैं on First Empire where he's covering cricket and he does some crazy insightful analysis. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इनसे बेटर एनालिसिस किसी का देखा नहीं है एंड ही हैज़ सम ग्रेट 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 माइंड ऑन क्रिकेट। सो सर वेलकम टू आवर शो एंड दिस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। एजेंडा ये रहने वाला है कि वी वुड अंडरस्टैंड क्रिकेट फ्रॉम द वेरी बेसिक, कहाँ से इंडियन क्रिकेट स्टार्ट हुआ, how it evolved and how what is the future of the cricket. And to our viewers, this is going to be a one point video, one point solution for you if you want to understand the Indian cricket. So welcome sir, welcome to our show. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो थोड़ा सा मतलब सर का फैन एंगल इसीलिए है बिकॉज इतने साल टीचर रहा हूँ यार। तो टॉट फॉर गुड 14 इयर्स ऑफ माई लाइफ। इसलिए जो इनिशियल यूजर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे, मेनी ऑफ देम वर माय स्टूडेंट्स। तो वो कमेंट सेक्शन में सब में ऐसी बात करते थे, तो इट काइंड ऑफ हैपेंड लाइक दैट। सो इसीलिए थोड़ा सा वो बन गया ट्रेंड। अदरवाइज मतलब थोड़ा अजीब लगता है बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल मच एल्डर टू मी एंड स्टिल चलो कोई बात नहीं। It is nice sir, सर आप पे सूट भी करता है। हाँ यार, उम्र तो हो गई है। नहीं, आई कॉल यू सर प्योरली आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज यू हैव। तो एक सर वाली फीलिंग आती है, लाइक इट इज़ अ स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ। तो वो मुझे लगता है आपको फॉलो करने के बाद आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड वो आई गेस मैंने आपको बताया भी था व्हेन वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑन कॉल। तो अ बिग फैन सर, वी बिग फैन ऑफ योर एनालिसिस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड रियली अप्रिशिएट जो आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो यार, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है टू एक्चुअली हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट जर्नलिज्म। थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव भी है और अब तो आप और डाइवर्सिफाई भी कर रहे हो, व्हिच इज इवन बेटर। यस सर। सर हमारा गोल यही है बेसिकली टू ब्रिंग कॉन्वर्सेशंस विच आर ऑर्गेनिक, रियल एंड टू अंडरस्टैंड, नॉट टू क्रिएट बज़ और टू क्रिएट ऐसे कैची हेडलाइन स्टेटमेंट्स जो चलता है। वी दैट इज़ नॉट आवर ऑब्जेक्टिव और आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू ब्रिंग पीपल हू कैन हेल्प अस ब्रेक डाउन थिंग्स एंड हेल्प आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर एंड यू फिट एब्सोल्युटली वेल इन दैट सेंस। थैंक यू। सो सर स्टार्ट करते हैं। तो वैसे आई वुड गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ लिबर्टी टू डिसाइड कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो, बट आई हैव दिस थिंग कि हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम हाउ क्रिकेट स्टार्टेड इन इंडिया एंड व्हाट वाज द इनिशियल पुश। 1983 का इवेंट था वो या इवन बिफोर दैट, हाउ इट इवॉल्व्ड एंड किस तरीके से क्रिकेट स्टार्ट हुआ, मतलब हाउ डिड इट गेन ट्रैक्शन दैट वी सी इट टुडे टू हैव। व्हाट वाज दैट फोकल दैट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट हिस्ट्री ऑलमोस्ट कॉलोनियल एरा के साथ पैरेलली चली है। तो जब ब्रिटिश बंगाल में आए, वहाँ पे उन्होंने कॉलोनाइज़ करना शुरू किया, तो अपने साथ वो क्रिकेट भी लेके आए थे। तो जो बंगाल के क्रिकेट क्लब्स हैं, दे आर लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, मतलब इतने पुराने हैं। और धीरे-धीरे इवॉल्व हुआ। एक्चुअली ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्रिकेट को लेके भी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बियॉन्ड जो टॉप टीम्स खेलती थी इनिशियल ईयर्स में, उनमें टीम्स यूएसए थी, अर्जेंटीना थी। यहाँ क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर था टू बी ऑनेस्ट। अर्जेंटीना स्टिल हैज़ अ ब्रिलियंट क्लब कल्चर ऑफ क्रिकेट। बहुत अच्छा। यूएस में तो हम सबको ही पता है कि क्लब कल्चर वहाँ पे भी है, उतना प्रेवलेंट नहीं है अब। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि ब्रिटिश वर बड़ी कीन कि इसको एज़ एन इंपीरियल टूल भी यूज़ करना है। तो आईसीसी वाज़ बेसिकली इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल टू बिगिन विद। तो यूएस और अर्जेंटीना को सिर्फ इसलिए इतना सही नहीं मिला बिकॉज़ वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ नहीं थे, वो फ्लैग के अंडर नहीं आते थे। तो इस चक्कर में क्रिकेट जबकि वहाँ पे ईज़िली लाइक अर्ली
अगर मैं 1900s की बात करूँ तो टॉप 5 टीम्स इन द वर्ल्ड होंगी आराम से। हाँ क्योंकि जी। न्यूज़ीलैंड, अर्जेंटीना भी, इवन यूएस भी। यूएस से तो बड़ी फेमस स्टोरीज़ है। आई थिंक 1890s में अ, इंग्लैंड टीम या ऑस्ट्रेलियन टीम में से कोई ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहे थे, शायद इंग्लैंड एशेज़ खेलने जा रहे थे, तो दे स्टॉप्ड ओवर इन यूएस, तो वहाँ पे फिलाडेल्फिया क्रिकेट क्लब के साथ उनका मैच था एंड फिलाडेल्फिया क्रिकेट क्लब ने और लेजेंड्स की टीम को हरा दिया था। इट वाज़ दैट गुड, एक क्लब क्रिकेट टीम ने। बट बिकॉज़ यूएस वाज़ नॉट अंडर द फ्लैग और अर्जेंटीना तो कोई लेना-देना ही नहीं था यूके के साथ, इसलिए उनको वो नहीं मिला। तो बिकॉज़ कंडीशन थोड़ी-सी ये थी कि या फिर इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल में आप जो इंपीरियल फ्लैग है, एक तरह से उसके अंडर आ जाओगे। बिकॉज़ आप देखो तो मेजॉरिटी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ ही हैं जो क्रिकेट खेलती हैं। तो दिस इज़ वेयर जो इंडिया में काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ये लगा कि एक अच्छा टूल है बेसिकली टू गेट सम गुड ब्राउनी पॉइंट्स विद ब्रिटिश। तो जो महाराजा पटियाला हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको इनिशिएटिव लिया। उन्होंने बाकी सारी प्रिंसली स्टेट्स को भी कन्विंस किया। दिल्ली में मीटिंग हुई थी इसको लेके, जहाँ पे जितनी भी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, वो सब इकट्ठी आई एंड देन हाउ बीसीसीआई केम इनटू एक्जिस्टेंस। तो बेसिकली वो वही था कि हाँ, इट्स लाइक गिविंग एन इंप्रेशन टू ब्रिटिश कि वी आर वन ऑफ यू। चीज़ें थोड़ी ऐसी शुरू हुई थी एंड धीरे-धीरे इट बिकेम अ वेरी मासी गेम। बॉम्बे में जो मुंबई है, वहाँ पे अ, मतलब थोड़ा-सा रिलिजन बेस्ड क्रिकेट होता था। मतलब वहाँ पे हिंदूज़ की टीम अलग थी, मुस्लिम्स की टीम्स अलग थी। पहले क्वाड्रेंगुलर था, फिर पेंटागुलर हुआ, वो बहुत पॉपुलर था। अलग लेवल का पैशन था। शुरुआत क्रिकेट इंडिया में पारसीज़ ने ही की है, मतलब नो डाउट अबाउट इट, अगर मेनस्ट्रीम को लेके गया तो। बिकॉज़ दे वर जैसे बाकी एंटरप्रेन्योरशिप में पायनियर्स रहे हैं, टाटाज़ एंड ऑल वी ऑल नो। क्रिकेट में भी उनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, इस चीज़ को लेके। एंड धीरे-धीरे फिर वो मासी गेम बन गया। हाँ, कैप आई वुड से जो एक्चुअल इमेजिनेशन गॉट कैप्चर्ड वो था 1971। 1971 में हमने इंग्लैंड को हराया, हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया। उस टाइम पे इंग्लैंड टूर की जो हाइलाइट्स थी, वो मूवी थिएटर्स के अंदर एज़ रिकॉर्डिंग्स चली हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कि लोग थिएटर में जाके ये देख रहे थे कि इंडिया ने इंग्लैंड को कैसे हराया। तो जो स्टोर की क्लिपिंग्स थी एंड ऑल थी, बिकॉज़ उस टाइम पे एक्सेस टू टीवी तो था नहीं, ऐसा था नहीं कि आप लाइव मैचेस देख पा रहे हो। तब उनकी रिकॉर्डिंग्स लोगों ने जाके थिएटर में देखी थी। पीपल वर सो क्रेज़ी कि आपने इंग्लैंड को हरा दिया है उस चीज़ में। तो अजीत वाडेकर की वो टीम एंड देन वहाँ से फिर हम नोटिस में आने शुरू हुए। धीरे-धीरे वी कम्पीटेड, हम ऑस्ट्रेलिया गए 78-79 में। कैरी पैकर सीरीज़ के चलते इतना ज़्यादा वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं खेल रही थी। बॉब सिम्पसन को आउट ऑफ रिटायरमेंट लेके आए वापस ऑस्ट्रेलियंस कि खेलो आप। इंडिया 3-2 से वो सीरीज़ हारी थी, बहुत क्लोज़, और जो मैच इंडिया जीती थी दोनों, बहुत कन्विंसिंग जीती थी, और जो इंडिया हारी थी लाइक 16 रन से, 40 रन से, इस तरह से हारी थी। बहुत क्लोज़ मार्जिन से। वी कुड हैव एक्चुअली वन आवर फर्स्ट सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया वे बैक इन 1978, 79 ऑल्सो। फिर उसके बाद तो वी ऑल नो पिवटल मोमेंट तो नो डाउट 1983 वर्ल्ड कप ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। We were underdogs at that point in time. मैसिवली अंडरडॉग्स, नॉट एज़ अ टेस्टिंग नेशन आई वुड से, वी वर स्टिल गुड, बट व्हाइट बॉल क्रिकेट को लेके एक मतलब व्हाइट बॉल जो अब है, मतलब कि आई वुड से लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट को लेके इतना इकोसिस्टम नहीं था। मतलब हम नॉन एक्जिस्टेंट से ही थे ऑलमोस्ट। इतने मैचेस भी नहीं होते थे तब। उस टाइम पे आई गेस 50 ओवर्स का भी नहीं होता था शायद से, 60 ओवर्स का था। 60 ओवर्स का होता था। तो हम इकलौती टीम है जो 60 ओवर्स, 50 ओवर्स, 20 ओवर्स सारे वर्ल्ड कप जीती हुई है। ओके, दैट इज़ एन अचीवमेंट। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने 50 ओवर वर्ल्ड कप नहीं जीता और ऑस्ट्रेलिया 60 ओवर वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी। कोई 87 में 50 ओवर्स का हो गया था। ओके, सिर्फ जीते। वही मेरे दिमाग में वही है कि हाउ कम ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट विन इट? हाँ, बिकॉज़ 75 में फाइनल्स वो हार गए थे वेस्ट इंडीज़ से। तो उसके बाद 87 में जब जीते तब तो 50 ओवर हो चुके थे। और 50 ओवर हुए भी इंडिया के चक्कर में थे ना। तो इस डे मैचेस होते थे एंड ऑल, और जो वर्ल्ड कप का ड्यूरेशन था उस टाइम पे, आपको शाम को 5-6 बजे के आस-पास जब अंधेरा शुरू हुई, अगर आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, इंग्लैंड में तो दिन लंबे होते हैं 8-9, बिकॉज़ हम थोड़ा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो जो समर्स हैं वहाँ तो ऑलमोस्ट आप कह लो कि 18 घंटे का दिन होगा। रात को 9-10 बजे तक भी डिसेंट लाइट रहती है। पर जब इंडिया में, एशिया में वो शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे 5-6 बजे के आस-पास क्रिकेट खेलना मुश्किल था, बिकॉज़ बॉल ट्वाइलाइट के अंदर दिखनी मुश्किल हो जाती थी। दैट इज़ व्हाई वो ओवर्स की रिडक्शन हुई कि 60 ओवर्स अगर 120 ओवर्स पूरे दिन में करवाना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा सबकॉन्टिनेंट में। सो सबकॉन्टिनेंट काइंड ऑफ लेड टू दैट 100 ओवर थिंग। अदरवाइज़ वो 100 ओवर्स सुबह 9 बजे भी शुरू कर रहे हो, तो आप शाम 5 बजे तक खत्म कर पा रहे हो।
इंग्लैंड में ये कंसर्न नहीं था, इंग्लैंड में बिकॉज़ डेज़ लंबे होते हैं वहाँ के उनके समर्स के अंदर, तो वहाँ 60 ओवर्स वर पॉसिबल, इंडिया में वो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। सो दैट्स द रीज़न कि 87 वर्ल्ड कप काइंड ऑफ प्रॉम्प्टेड दिस। उसके अराउंड ही मतलब जब भी एशिया में मैचेज़ होने शुरू हुए, उससे थोड़ा सा लगा कि 50 ओवर्स में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। नॉट एक्ज़ैक्टली वर्ल्ड कप, इवन एशिया कप भी जो उससे पहले हुआ था दुबई में, दैट आल्सो। एंड सर पिकिंग अप फ्रॉम दिस 60 ओवर से 50 ओवर का ट्रांजिशन हुआ एंड फिर 50 ओवर से इवेंचुअली वी हैड टी20 लीग्स कमिंग अप। टी20 स्टार्टेड इन अराउंड 2007 या उससे पहले ही स्टार्ट हुआ था वो आई गेस। नहीं, इंग्लैंड में तो चल रहा था, इंग्लैंड में तो इनफैक्ट पाकिस्तान का भी डोमेस्टिक में टी20 शुरू हो चुका था। हम्म। तो इंग्लैंड में तो मतलब इट वाज़ मैसिव सक्सेस काउंटी एंड ऑल में। तो इट वाज़ ऑलरेडी अ गुड प्रोडक्ट। जस्ट दैट बीसीसीआई इतना फ़ेवर में नहीं था। उनको लग रहा था कि हमारे लिए इतना नहीं सही बैठेगा एज़ अ प्रोडक्ट। आईसीएल स्टार्टेड तो दे आल्सो काइंड ऑफ गॉट पुश्ड कि यार ये एक पैरेलल लीग बनता जा रहा है और वो प्राइवेट लीग ही है बिकॉज़ बीसीसीआई भी एट द एंड ऑफ द डे एक प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन है। तो उनको था कि एक पैरेलल दावेदार खड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और कहीं न कहीं जो एसएल ग्रुप है जो ज़ी ग्रुप है उनका वो इनिशिएटिव था ऐसे और उनको बैकिंग भी थी। जैसे लालू प्रसाद यादव जो उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको स्टेडियम्स दे दिए थे रेलवेज़ के कि अब इनको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी जगहों से उनको सपोर्ट मिला था। तो उसके इवन आई थिंक दे हैड एक्सेस टू अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम आल्सो एट दैट टाइम बिकॉज़ सेंटर में गवर्नमेंट, स्टेट में गवर्नमेंट डिफरेंट थी। तो वो सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी। तो दैट्स व्हाई बीसीसीआई फेल्ट कि यार एक पैरेलल इकोसिस्टम बने, ऐसा प्रोडक्ट बने जो लोगों को भी मासी लग रहा है, समझ आ रहा है, तो हम क्यों ना आईपीएल शुरू कर लें। और ऑब्वियसली वर्ल्ड कप विन ने भी उसे बहुत पुश किया। बट पहले जो आईसीएल आया था उसने इसको शुरू किया था, ज़्यादा पुश किया था इंडिया में तो। एंड आई गेस स्टार्टिंग में तो हम उसको सीरियसली ले भी नहीं रहे थे। वी स्टार्ट जब टीम ही सेंट फॉर 2007 वर्ल्ड कप, तो वो भी शायद से काफ़ी यंगस्टर्स की टीम थी उस टाइम पे। ऑल दीज राहुल द्रविड़ एंड ऑल द एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, सौरव गांगुली भी शायद आई गेस उस टाइम आप थे। तो दे डिड नॉट गो फॉर इट एंड तब यंग टीम ही गई थी शायद से। वो इट वाज़ नॉट कि सीरियसली नहीं ले रहे थे, उनको ये लग रहा था कि एक प्रोसेस हमें नहीं पता। जैसे हुँ, मैं एक ना राहुल द्रविड़ का बहुत प्यारा इंटरव्यू सुन रहा था, ही सेड कि 2008 में आईपीएल आया, जब मैं आरसीबी के लिए खेल रहा था, तो मैं उस टाइम पे यूसुफ पठान की बैटिंग बहुत फ़ॉलो कर रहा था, तो ही सेड कि उन्होंने 50 स्कोर की बहुत फ़ास्ट एंड 2-3 मैच वो फ्लॉप हो गए, कुडन्ट डू मच। तो व्हेन ही केम इन द नेक्स्ट मैच मुझे लगा था नाउ ही विल बी वेरी कंज़र्वेटिव, ही विल टेक हिज़ टाइम एंड ही केप्ट ऑन डूइंग दैट। सो इन दैट 14 मैच सीरीज़ जो पूरा आईपीएल में, ही माइट हैव बीन इफेक्टिव इन 3 टू 4 मैचेस, बट 3-4 मैचेस में उनका ऐसा इम्पैक्ट था कि अल्टीमेटली उस साल राजस्थान ट्रॉफी जीत गई थी। ये तो दैट इज़ हाउ आई इवॉल्व्ड एज़ अ बैटर थिंकिंग यार टी20 का मेंटालिटी अलग है। तो 2007 में बिकॉज़ क्रिकेट को ना हम बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि बैट उठाया खेलने लग गए, पर जो टॉप प्लेयर्स हैं, दे हैव अ मेथोडोलॉजी ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स। सो इफ दे फील कि वो मेथोडोलॉजी है, वो फॉर्मेट अभी समझ ही नहीं आ रहा, एक्सपीरियंस भी नहीं है। क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ एक टी20 आई खेला था साउथ अफ्रीका में 2006 में। तो हमारे डोमेस्टिक में भी इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था इसको लेके। तो इसलिए भी टॉप प्लेयर्स फेल्ट कि मे बी वी डोंट वांट अनदर डिबैकल इन दैट ईयर बिकॉज़ 2007 वर्ल्ड कप जब हम हारे थे वेस्ट इंडीज़ में, इट हैज़ स्कारड एवरीवन क्योंकि इतना बैकलैश मिला था, तो लोगों को ये भी था कि एक वर्ल्ड स्टेज पे दोबारा जाएँ विदाउट हैविंग दैट मसल मेमोरी अराउंड द फॉर्मेट, विदाउट नोइंग मच अबाउट इट और फिर वो बैकलैश मिले, फिर वो क्रिटिसिज़्म देखना पड़े, वो किसी में उतनी हिम्मत नहीं होती बिकॉज़ 2007 वर्ल्ड कप की जो लॉस हुई थी वेस्ट इंडीज़ में ओडीआई वर्ल्ड कप की, उस टाइम फैन्स ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी प्लेयर्स की एंड रियली वो मेरा इंटरैक्शन भी हुआ है प्लेयर्स से, दोज़ हू प्लेड दोज़ मैचेस एंड वो कहते हैं कि इट वाज़ अ वेरी स्कारी मोमेंट फॉर देम। तो आपको एक फॉर्मेट का मसल मेमोरी भी नहीं, आपको पता भी नहीं उस फॉर्मेट में करना क्या है, खेलना कैसे है और क्लियरली अगर आप 2007, 8, 9 उस एरा की पाकिस्तान टीम देखोगे, तो वो काफ़ी इवॉल्व्ड थे टी20 को लेके। उनको समझ थी कि टी20 खेलना कैसे है, 7 के फाइनल पहुँचे, 9 तो वो जीत ही गए। तो वहाँ हमें यही लगा कि वी कांट रिस्क इट कि हम अपने टॉप टीम भी उतार दें और कल ऊपर-नीचे हो जाओ, बहुत फ्रिकल सा फॉर्मेट है। दैट्स द रीज़न कि थोड़ा हम वेरी थे। आईपीएल ने तो हमें इतना ज़्यादा मसल मेमोरी दे दिया, इतना एक्सपोज़र दे दिया जितना शायद वर्ल्ड में बहुत कम लीग्स में मिलता है। एंड सर आपने अभी मेथोडोलॉजी और मतलब मसल मेमोरी एंड इन सब की बात करी। सो इनिशियली तो पहले जैसे आई गेस टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा होता था, देयर वाज़ नो टी20 अराउंड एंड फिर थोड़ा 50 ओवर, 60 ओवर्स ऑल ऑफ दैट। तो द शिफ्ट फ्रॉम प्लेइंग अ टेस्ट एंड लॉन्गर फॉर्मेट टू टी20, हाउ डिफिकल्ट वाज़ इट? एंड वो क्या एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है टू बी अ टेस्ट प्लेयर एंड अ टी20 प्लेयर, हाउ इज़ इट डिफरेंट?
देखो डिफरेंस सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि टेस्ट क्रिकेट जैसे इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आपको अगर एक सीमिंग विकेट है और उस पर अगर आप ड्राइव मारते हुए आउट हो रहे हो, तो वो एक अच्छा शॉट नहीं खेला जाएगा, माना जाएगा। और टी20 वी ऑल नो, वहाँ पे आप रिवर्स स्वीप, स्कूप सब कुछ खेल रहे हो। प्रॉब्लम क्या है कि टी20 में बिकॉज़ 120 बॉल्स हैं, तो सिंगल बॉल कैन चेंज द आउटकम ऑफ द मैच कंप्लीटली। मार्जिन फॉर एरर इज़ वेरी स्मॉल। तो बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन है, बहुत ज़्यादा आई वुड से माइक्रो या इवन अल्ट्रा माइक्रो लेवल पे जाके उसकी स्क्रूटनी होती है। तो जो कोचेस हैं, स्टाफ्स हैं, दे ऑलवेज सर्चिंग फॉर दैट वन स्मॉल थिंग, वन स्मॉल थिंग वी कैन चेंज द एंटायर मैच। टेस्ट क्रिकेट में आपको कहीं न कहीं वो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि आपको अपनी पेशेंस से खेलना है, अपने कोर एलिमेंट्स ऑफ द गेम पे ज़्यादा काम करना है, बेसिक्स नहीं छोड़ने, ज़्यादा पेशेंस दिखानी है, वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। टी20 में आपको अपडेटेड बहुत रहना पड़ता है एज़ अ प्लेयर, एज़ अ टीम, एज़ अ मैनेजमेंट, बिकॉज़ एक छोटा-सा इनपुट ऊपर-नीचे कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पिच है, जहाँ पे बॉल हल्की-सी ग्रिप कर रही है और इंटू द विकेट कटर्स होल्ड कर रही हैं, आप उतना मार नहीं पा रहे हैं। आपने 2 ओवर लेट इसे रियलाइज़ करो, उन 2 ओवर में 20 रन पड़ गए एंड देन यू कैन जस्ट नेवर मेक अ कमबैक इंटो दैट मैच अगेन। वो लेवरेज नहीं रहता है थोड़ा-सा। टेस्ट क्रिकेट में भी है, यू कैन गिव अवे द एंटायर मैच इन अ सेशन ऑल्सो। आपने बहुत अच्छा खेला 3 दिन और एक सेशन में आके आपने मैच गिफ्ट कर दिया। वो चीज़ें भी होती हैं, बट इट्स अ मोर प्रोसीजर ड्रिवन। ज़्यादा आपका 1 सालों का मसल मेमोरी जो बना हो उसी को आप आके इम्प्लीमेंट कर रहे हो। टी20 में इट्स मोर डेटा ड्रिवन आई फील कि आपको बहुत माइक्रोज़ पे काम करना पड़ रहा है। उन सब चीज़ों के ऊपर देखना पड़ रहा है कि वो छोटे-छोटे एरर्स को मिनिमाइज़ करना है। तो शायद लोगों को इतना ना लगे। एज़ अ बॉलर आई फील टी20 इज़ मोर डिफेंसिव बिकॉज़ आपके पास T20 more defensive. आपके पास मार्जिन फॉर एरर नहीं है ना। आपको छक्का नहीं खाना। टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है आप तभी जीत पाओगे अगर ऑपोज़िशन की 20 विकेट्स आपके हाथ में होंगी। Hmm. So एज़ अ बॉलर टेस्ट क्रिकेट इज़ मोर अटैकिंग। तो एज़ अ बॉलर यू हैव टू क्रिएट मोर अपॉर्च्युनिटीज़ टू गेट बैटर्स आउट। टी20 में गेटिंग अ विकेट इज़ अ बाय प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि मार ना पड़े। मैं स्लॉट में बॉल ना दे दूँ, उसकी स्ट्रेंथ पे बॉल ना दे दूँ, उसके एरियाज़ ऑफ स्कोर मिनिमाइज़ कर दूँ। Okay. So defensive in this sense कि बॉलर के पर्सपेक्टिव से डिफेंसिव हो जाता है बहुत. हाँ, बॉलर के पर्सपेक्टिव से इट इज़ अ वेरी डिफेंसिव फॉर्मेट। And so what is the challenge आज के टाइम पे, like when we talk about cricket today, तो हम देख रहे हैं कि एक ना सेग्रीगेशन हो रहा है कि टेस्ट की टीम अलग बन रही है, टी20 के प्लेयर्स अलग हैं, ओडीआई का फॉर्मेट थोड़ा अलग चल रहा है, एंड थ्री फॉर्मेट प्लेयर्स जैसे कि विराट थे एंड रोहित शर्मा, दीज आर रिड्यूसिंग, मतलब ऐसा एक गिल को पुश कर रहे हैं फॉर अ थ्री फॉर्मेट थिंग, यशस्वी जायसवाल में भी, बट थ्री फॉर्मेट प्लेयर्स कम होते जा रहे हैं. वाई इज दिस? Is it because of technical reasons or some other reasons? ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द क्रिकेट दे प्ले। अब आप सोचो, हम 8th नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में टी20 खेल रहे थे और 13th और 14th को हमें एक्सपेक्टेड था कि हम ईडन गार्डन के स्ट्रेचर्स विकेट पे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पहली बात तो वी आर इन डिफरेंट हेमिस्फीयर्स। सदर्न से नॉर्दर्न आ रहे हो, आपको जेट लैग होगा, बहुत सारी चीज़ें। आप फ्लाइट में क्राउचिंग पोज़ीशन में आ रहे हो, आपको उसे वो जो क्राउच को ही बेसिकली अनवाइंड करने के लिए एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, वेयर योर बॉडी इज़ नॉट इन दैट मोड, उसी को 2-3 दिन लग जाते हैं। तो इट्स गुड वीक टाइम वेयर यू आर मेंटली, फिज़िकली फिट इनफ टू प्ले अनदर गेम। देन स्विच ओवर होना ज़रूरी है टू अनदर फॉर्मेट बिकॉज़ बॉल इज़ गोइंग टू डू अ लॉट डिफरेंटली। व्हाइट बॉल उतनी नहीं लहराएगी, रेड बॉल बहुत हरकतें करेगी, तो आपको अपना वो स्विच भी करना है, आपके स्टांस चेंज होंगे, सब कुछ होगा। तो इट नीड्स अनदर 1 वीक। तो 2 हफ्ते आपको चाहिए। आप व्हाइट बॉल क्रिकेट, टी20 क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया से रेड बॉल क्रिकेट इन इंडिया में शिफ्ट होने के लिए। बट प्लेयर्स हार्डली गेट एनी टाइम। सो द थिंग इज़, अगर जिस चीज़ के लिए आप ट्रेन्ड ही नहीं हो पा रहे हो एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, यू डोंट इवन हैव द राइट रूटीन, रेजीम, तो उससे क्या होगा? दैट्स व्हाई गिल आल्सो गॉट इंजर्ड इन दैट टेस्ट मैच। स्टार्टिंग में बिकॉज़ वो नेक स्पैज़म का मतलब ही क्या है कि हिज़ बॉडी वाज़ नॉट टोटली अनवाइंडेड फॉर दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक तो बैक टू बैक जब होता है तो प्लेयर्स आर नॉट इवन एबल टू गो थ्रू द रेगुलर ड्रिल्स दे वुड नीड टू स्विच ओवर। तो देखो टी20 और टेस्ट ना फॉर्मेट नहीं, मुझे लगता है स्पोर्ट्स ही अलग गिनने चाहिए। बहुत अलग हैं दोनों, बहुत ज़्यादा अलग है। देयर इज़ अ ओशन ऑफ डिफरेंस इन देम। और वहाँ पे यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्लेयर। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? क्रिकेट में वेरिएबल सबसे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है।
अगर आप एज अ गेम टोटालिटी में देखो कि बॉल जो पड़ती है पिच के ऊपर उसमें भी सीम है, तो उसके कारण और पिच भी चेंज होती रहती है बहुत ज्यादा। तो फ्रॉम अ बैटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ बॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरिएबल्स वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो उन वेरिएबल्स को अपने हिसाब से ढालना इज अ चैलेंज। तो एक ये भी रीजन है, टू मच ऑफ क्रिकेट ऑल्सो मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा और डिफरेंस क्या आ गया है कि फॉर्मेट्स अपने आप में इवॉल्व भी ज्यादा हो गए हैं। जैसे अगर आप 2000 मे बी प्री कोविड एरा देखो तो T20 300 मारने वाला नहीं था, या 250 मारने वाला नहीं था। सो ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर होती थी, टीम्स भी सेम होती थी। अब 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की टीम देख लो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, 7 to 8 इफ नॉट मोर प्लेयर्स वर द रेगुलर टेस्ट प्लेयर्स ऑल्सो। अगर आप उसमें देखें इंडियन टीम में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली 1 to 3 तीनों टेस्ट प्लेयर्स थे। श्रेयस अय्यर एट दैट टाइम 2023 में भी बॉर्डरलाइन टेस्ट प्लेयर ही थे, बैक इश्यूज के चलते नहीं थे, बट ही वाज इन द मिक्स ऑफ थिंग्स। केएल राहुल तो हमारे टेस्ट ओपनर ही हैं, तो ये हमारा टॉप 5 था। उसके बाद मतलब आप स्काई को भी उस टाइम पुश कर रहे थे कहीं न कहीं कि टेस्ट क्रिकेट खेल जाए। वो एक मैच खेले भी थे बीजीटी में, बट प्रीटी मच ऑन दैट। जडेजा रेगुलर टेस्ट प्लेयर, बुमराह, शमी, सिराज ऑल आर रेगुलर टेस्ट प्लेयर्स। तो अब टीम फॉर्मेशन अगर देखोगे तो गुड 8 to 9 प्लेयर्स वही। सेम वाज द केस विद ऑस्ट्रेलिया आल्सो। जैम्पा मैक्सवेल ने छोड़ दो, अदरवाइज उनका ऑलमोस्ट बाकी सारा प्लेइंग वही था जो उनका टेस्ट क्रिकेट खेलता था। तो अगर आप वार्नर और हेड को देखो, दोनों टेस्ट प्लेयर्स, स्मिथ, लाबुशान, सारे के सारे बॉलिंग अटैक तो उनका सारा ही सेम था। हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क, तो ऑलमोस्ट 7-8 प्लेयर्स। तो T20 के कंपैरिजन में ओडीआईज आर मोर क्लोजर टू टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ द टीम फॉर्मेशंस आल्सो। स्ट्रैटेजीज भी वैसी हैं, मिडल ओवर प्ले भी वैसा है। T20 इन लास्ट 4-5 इयर्स हैव इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली। बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं। मतलब अब पेस एट व्हिच इट मूव्स इज डिफरेंट। तो अब ये फॉर्मेट बाकी दो फॉर्मेट से थोड़ा अलग जाता जा रहा है। इसलिए ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनना टेक्निकली भी चैलेंजिंग है, एंड विद द क्रैम्प्ड शेड्यूल इट बिकम्स नियर इम्पॉसिबल टू हैव दैट। ये भी एक बहुत मेजर रेवोल्यूशन है। पर आप जो नाम ले रहे हो ना, रोहित शर्मा और विराट कोहली, रोहित शर्मा भी ऑल फॉर्मेट प्लेयर 10-15 साल नहीं खेले हैं टेस्ट क्रिकेट के, तो कितने साल वो पार्टी नहीं थे। अगर आप लास्ट 15 साल भी देखोगे ना, तो विराट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सेप्शंस इन ऑल फॉर्मेट प्लेयर। कौन है ऑल फॉर्मेट प्लेयर इन 15 सालों में भी? एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर। एक ऑस्ट्रेलियन आई पैट कमिंस एज वेल शायद। इतना नहीं मैं कहूंगा, बिकॉज वो भी 2017 में आए हैं वापस क्रिकेट में। 11 के बाद 6 साल तो वो इंजर्ड ही रहे हैं काफी देर टेस्ट क्रिकेट में जो वापस आए हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने 15-14 के अराउंड कम किया, और T20s में भी अब जाके वो थोड़ा एक्सेप्ट होना शुरू हुए लास्ट 2-3 सालों में। तो ही ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ टाइम। पर एज अ बैटर अगर हम गिने, तो डेविड वार्नर एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर रहे हैं थ्रू आउट। एबी डिविलियर्स रहे हैं, जबकि उनका भी T20 आई का रिकॉर्ड उस लेवल का नहीं है, इवन फॉर अ लेजेंड लाइक एबी डिविलियर्स। आईपीएल ही इज बीन बीस्ट। साउथ अफ्रीका के लिए T20s में उनकी एवरेज 28-29 के आसपास की है। देन विराट, उससे पिछले एरा में अगर आप देखो तो शायद क्रिस गेल को आप काउंट कर सकते हो कि हाँ, ही ऑल्सो वाज सिग्निफिकेंटली ऑल फॉर्मेट प्लेयर फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। अदरवाइज बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। अगर आप ग्लोबली देखो जिन्होंने गुड 10-15 साल खेला है, डोमिनेट किया है, बहुत गिने चुने प्लेयर्स हैं। तो ऑल फॉर्मेट ऐसा भी नहीं है कि हाँ कि आपको हर जनरेशन में भर भर के प्लेयर्स मिले हैं। ग्लोबली आप देखो कि 4-5 प्लेयर्स आपके पास दिमाग में आएंगे सिर्फ। एंड सर टॉकिंग अबाउट दिस इंजरीज थोड़ा अभी एंड फिटनेस के बारे में, तो एक ना एक बड़ा एक ऐसी बात होती है कि द प्लेयर्स बैक देन एट द टाइम ऑफ सचिन और सहवाग सर, तो उन लोगों की जब बात होती है तो एक एक ये चीज़ उठती है कि देवर उन्हीं क्रिकेटिंग फिटनेस थी है ना, उनकी इतनी इंजरीज नहीं होती थी। आज के टाइम पे इंजरीज बहुत ज़्यादा होती है। इज दिस ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट विच इज बीइंग प्लेड? बिकॉज नो डाउट आई गेस फिटनेस के स्टैंडर्ड्स, कोचेस एंड एवरीथिंग, मैनेजमेंट ऑफ अ प्लेयर इन टर्म्स ऑफ फिटनेस वो बहुत इंप्रूव हुई है, बट स्टिल वी सी कि पहले से ज्यादा इंजरी शायद आज के टाइम पे हो रही है। And देखो, आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू टॉक अबाउट फिटनेस टू बी ऑनेस्ट। मतलब क्या ही, बट जितना डिस्कशंस हुए हैं वो सब में ये आता है कि जिम कल्चर भी थोड़ा सा वो रहा है रीजन। जैसे एक क्लासिकल एग्जाम्पल ना भुवनेश्वर कुमार है। भुवनेश्वर वाज अ जेम ऑफ अ स्विंग बॉलर। तो जब वो एमआरएफ बेस एकेडमी में उन्होंने इंटरेक्शन उनका मेघरात के साथ, तो मेघरात काइंड ऑफ सजेस्टेड दैट व्हाई डोंट यू शिफ्ट लिटिल बिट टू रेड मीट, और आप वहां पे थोड़ा अपना
मसल मास और गेन करो। इफ यू कैन स्विंग दिस बॉल एट 140, इट विल बी लॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वुड डू एट 130। एंड उसके बाद ही स्टार्टेड ट्रेनिंग अ लॉट मोर, जिमिंग एंड ऑल, एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। मतलब भुवनेश्वर काफ़ी ब्रिटल बन गए उसके बाद, वो कितने ज़्यादा इंजरी प्रोन हो गए। मतलब 2018 के बाद उन्होंने आज तक कोई टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं खेला। ओडीआईज़ भी इफ आई रिमेंबर करेक्टली लास्ट 2-3 सालों में तो नहीं खेले हैं वो। और मतलब दैट रियली शोज़ कि जो पुराने प्लेयर्स थे वो उतना जिम डिपेंडेंट नहीं थे। वो ऑब्वियसली मैच फिटनेस खेल-खेल के गेन की थी। मतलब जैसे सचिन यूज्ड टू प्ले 3 टू 4 मैचेस अ डे, जो उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी शेयर किया कि मेरे कोच अपने स्कूटर पे मुझे घुमाते रहते थे। ही यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं अगर एक ग्राउंड में बैटिंग कर रहा हूँ तो किसी और मैच में मैं सेकंड इनिंग में जाके बैट कर रहा हूँ। तो वो मैच हार्डनेस थी। और कई चीज़ों में यू आर ब्लेस्ड आल्सो। जैसे मेरा रॉबिन से एक बार डिस्कशन हुआ था युवराज को लेके, तो ही सेड युवराज वाज़ अ नेचुरल एथलीट। अब उनको किसी भी स्पोर्ट्स में खिला लो, वो बहुत बढ़िया थे। तो वो एक सर्टेन पीपल हैव बीन ब्लेस्ड विद दैट आल्सो कि कोई अब वैसी जैसे सुरेश रैना फॉर दैट मैटर, वो भी अपने आप से बहुत ब्लेस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ द नेचुरल फिटनेस है। वो लुक दिखने में ऐसे नहीं लगेंगे समबडी हू इज़ लाइक ही लुक्स लिटिल चबी अगर आप एक तरह से देखो। पर आई डोंट थिंक सो कि उनसे फिट इंडियन क्रिकेटर्स या इनमें ग्लोबल लेवल पे भी बहुत गिने-चुने होंगे। मतलब एक टाइम पे तो ही वाज़ अमंग द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड आल्सो इफ नॉट इन इंडिया आई वुड से। हुँ। तो वो चीज़ भी हो जाती है कि जिम में सर्टेन टाइम्स आप ये वी ऑल नो कि जब आप यू ट्रेनिंग मसल्स एंड ऑल, देयर इज़ अ प्रॉपर साइंस टू इट आल्सो। उसमें आप विद ट्रैवल एंड ऑल कितना रेजीम फॉलो कर पा रहे हो, किस तरह की चीज़ें कर पा रहे हो, कूलिंग ऑफ पीरियड आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ भी लास्ट 5-6 साल में फाइनली आई थिंक बीसीसीआई ने इसे समझा भी है कि प्लेयर फिटनेस, रिकवरी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इस पे काफ़ी अब फ़ोकस हुआ है। पहले इतना ये भी नहीं था। मतलब पहले तो एक जोक सा ही बन गया था कि एनसीए जाता है तो प्लेयर अनफिट होके वापस आता है, या एमआरएफ पेस अकेडमी जाता है तो पेस गिरा के वापस आता है। मतलब ये काफ़ी वो भी था। तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है एंड वी आर ट्राइंग टू मैरी स्पोर्ट्स विद बायोमैकेनिक्स और अदर थिंग्स आल्सो, एंड होपफुली दिस विल इवॉल्व। तो जिस लेवल पे यूएस ने क्रैक किया वैसा तो अभी हम नहीं पहुंचे हैं। वो अलग। अब वो शुरू भी तो 70 में हो गए थे ना। मतलब उनके पास 50 साल का हेडवे है, तो टाइम लगेगा बट आई थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग। अभी तो सर थोड़ा-सा वो भी हो गया है इवन आईपीएल टीम्स आर फोकसिंग अ लॉट थोड़ा एक एक आई समटाइम्स आई वंडर व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट किस तरफ हम जा रहे हैं? क्योंकि एज़ वी सी आईपीएल टीम्स आर इवॉल्विंग, आईपीएल टीम्स आर कमिंग मतलब इवन जो आईपीएल जो जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स हैं, दिल्ली कैपिटल्स है फॉर एग्जांपल, दे आर having company they are having teams in South African leagues and उन सब के अंदर भी वो लोग जा रहे हैं. So I just wonder sometimes कि are we seeing cricket dying on a more national bilateral level and growing on a more league based manner जैसे कि और स्पोर्ट्स में भी होता है, जैसे फुटबॉल में भी है टू बी फुटबॉल में ऑनेस्ट। तो होता है. कल मैं एक वीडियो देख रहा था रविचंद्रन अश्विन उनका, तो उसमें ही ऑल्सो सेड कि यार आप टी20 वर्ल्ड कप देखो, इंडिया वर्सेस यूएसए, इंडिया वर्सेस नमीबिया, सो व्हाट काइंड ऑफ अ एग्जांपल दीज मैचेस आर गोइंग टू सेट एज फार एज एक्साइटमेंट फॉर द वर्ल्ड कप इज कंसर्न। ही सेड जब मैं छोटा था 96 में, 99 में, 2003 के वर्ल्ड कप्स में स्टार्टिंग में ही बड़े मैचेस होते थे, तो यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड इट। तो ही वाज़ ऑफ द ओपिनियन कि आप ओडीआई वर्ल्ड कप को भी सिर्फ 4 साल का इवेंट कर दो, बायलैटरल ओडीआई खत्म कर दो, एंड अगर प्लेयर्स को चूज़ करना है तो विजय हज़ारे के बेसिस पे चूज़ करो, डोमेस्टिक के बेसिस पे चूज़ करो, और टेस्ट खेलो, टी20 खेलो, और टी20 में भी ज़्यादा लीग क्रिकेट ही रहेगा, वो पुश करो। तो इवन फॉर अ पर्सन लाइक हिम हू इज़ डैम इंटेलिजेंट, एंड आई हैव हैड अ वन ऑन वन इंटरेक्शन विद हिम आल्सो। मतलब एक बार 1 घंटे का हुआ था। वन ऑफ द आई थिंक बेस्ट क्रिकेटिंग माइंड्स आई हैव एवर कम अक्रॉस। तो अगर वो सोच रहे हैं, एंड ही हैज़ बीन ऑन द बोथ साइड ऑफ थिंग्स आल्सो, ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर आल्सो, वो इतने साल एक एक्टिव क्रिकेटर रहे हैं जो उन्होंने वो ज़िंदगी जी है जिसमें 10-10, 11-11 महीने आप खेल रहे हो। तो इफ ही इज़ कमिंग अप विद द सॉल्यूशन, आई थिंक देयर इज़ अ सर्टेन मेरिट टू दैट आल्सो। तो ये मुझे लग रहा है जाके आगे होगा भी, एंड दैट इज़ आल्सो द रीज़न व्हाई बीसीसीआई हैज़ काइंड ऑफ पुश्ड प्लेयर्स टू लुक बैक एट डोमेस्टिक अगेन, बिकॉज़ अब आप सोचो विजय हज़ारे खेल के रोहित शर्मा, विराट कोहली को कुछ नहीं मिलने वाला। बट वो 2-2 गेम्स कंपल्सरी वाला रीज़न क्या है? बिकॉज़ इनिशियली डोमेस्टिक में जो बोर्ड्स हैं वो ज़्यादा ऑटोनॉमस थे। जहाँ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सेम है वहाँ चीज़ें अलग होंगी, जहाँ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट है वहाँ चीज़ें बहुत अलग होंगी।
तो इसलिए डायनामिक्स उतना सिंक्रोनस नहीं था, काफ़ी असिंक्रोनस था। तो बीसीसीआई को आईपीएल टीम्स के थ्रू चीज़ें चलाना ज़्यादा आसान लगा। उनको लगा 10 ओनर्स हैं, आराम से मैनेज हो जाएँगी चीज़ें, थोड़ा ज़्यादा ऑटोनॉमस हो जाएँगी उनके लिए। एंड दैट इज़ व्हाई लॉट ऑफ सिलेक्शंस एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग मोर थ्रू आईपीएल, लेस थ्रू डोमेस्टिक, बिकॉज़ डोमेस्टिक वाज़ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम। पर अब क्या हुआ, जैसे आपने मेंशन किया कि आईपीएल टीम्स अपने आप में पावर हाउसेस बनने लग गई हैं। अपने आप में 4-4 5-5 टीम्स हैं, उनकी पूरा इकोसिस्टम है। स्काउट्स, कोचेस, एक दे आर बिल्डिंग अ पैरेलल इकोसिस्टम इन इटसेल्फ। तो अब फिर ऑब्वियसली वो पावर टसल भी बिल्ड हुआ, बीसीसीआई को भी फील हो रहा है। दे आर आल्सो फीलिंग द हीट कि प्लेयर्स उनके डोमेस्टिक ट्रेनिंग्स को मिस करके आईपीएल्स की अकेडमीज़ में जा जाके ज़्यादा ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ ज़्यादा उनको फोकस कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट दोज़ 2 मंथ्स, इट्स आल्सो अबाउट थ्रू आउट द ईयर एंगेजमेंट विद सम ऑफ द प्लेयर्स। हुँ। तो इस चीज़ के चलते इन लोगों को लगा कि देयर नीड्स टू बी द बैलेंस ऑफ पावर आल्सो। तो वो भी हुआ है कि आपने फिर से थोड़ा-सा डोमेस्टिक को इम्पोर्टेंस देनी शुरू की है। को लगा कि दोनों का थोड़ा बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। बट आई थिंक द बोट हैज़ सेल्ड। मुझे लग रहा है कि अब लीग क्रिकेट ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी और बायलैटरल इंटरनेशनल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आईसीसी ट्रॉफीज़ के राउंड समेट के रह जाएगा। जैसे फुटबॉल में भी होता है। And what about these formats? So what is the future of ODI and Test cricket? Will they exist? Will they continue to exist or they are dying? क्योंकि जैसे हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि इवन बायलैटरल लेवल पे ही पहले द टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज एंड ऑल दीज मतलब श्रीलंका भी स्ट्रॉन्ग टीम होती थी, पाकिस्तान वाज आल्सो वेरी गुड एंड बहुत अच्छी अच्छी टीम्स थी, मतलब देयर वाज अ गुड कंपटीशन उस लेवल पे। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो सेना कंट्रीज के अलावा मुझे उसके बाहर कुछ दिखता नहीं है कि एक दो फॉर्मेट में हुई वेस्ट इंडीज, थोड़ा बहुत टी-20 में पाकिस्तान थोड़ा, क्योंकि टी-20 फॉर्मेट फॉर्मेट थोड़ा वैसा है कि वहाँ पे कभी-कभी हो जाती हैं चीज़ें ऊपर-नीचे। बट आई डोंट थिंक दैट सेना कंट्रीज़ के बाहर कुछ उतना क्रिकेट बचा है अब किसी के अंदर वो पोटेंशियल एंड वो स्ट्रेंथ है। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस? तो रीज़न इसका ये भी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कंट्री से क्रिकेट हिला है, वो एज़ अ होल कंट्रीज़ भी हिले हैं। 80s में पाकिस्तान वाज़ लिटिल अहेड ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ एंड ऑल के केस में। मतलब आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर दे काइंड ऑफ बिकेम इर्रेलेवेंट फॉर यूएस। तो वहाँ उतना पैसा पंपन नहीं हुआ, बहुत कुछ हिला है वहाँ पे। तो जैसे-जैसे उनकी इकोनॉमी नीचे गई है, वैसे-वैसे उनकी सारी स्पोर्ट्स नीचे गई है। मतलब अगर आप लेट 80s और अर्ली 90s की बात करो तो दे डोमिनेटेड 4 वर्ल्ड स्पोर्ट्स। हॉकी में दे वर वन ऑफ द बेस्ट। अब उनकी हॉकी टीम भी तो उस लेवल की नहीं रही ना। स्नूकर में दे वर वन ऑफ द बेस्ट। स्क्वॉश में आई थिंक दे डोमिनेटेड द वर्ल्ड फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो 4 स्पोर्ट्स में दे वर वर्ल्ड बीटर्स, क्रिकेट इंक्लूडेड। तो इट्स नॉट ओनली द क्रिकेट व्हिच हैज़ सफर्ड, इट इज़ द टोटलिटी में स्पोर्ट्स उनका वहाँ पे खत्म हुआ है बिकॉज़ ऑफ द काइंड ऑफ थिंग्स। वेस्ट इंडीज़ में भी वैसा ही सीन था। वेस्ट इंडीज़ रोज़ फ्रॉम इट्स एशेज़ जब सभी कैरिबियन कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिलनी शुरू हुई, व्हाइट से ब्लैक पे शिफ्ट हुआ। इट वाज़ अ कल्चरल अवेकनिंग फॉर देम एंटायर एवरी लेवल पे। अगर आप देखो सारा उनका म्यूज़िक से लेके हर कुछ। वेस्ट इंडीज़ अदरवाइज़ तो कंट्री भी नहीं है। इट्स जस्ट अ आई वुड से अमाल्गमेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ कमिंग टुगेदर। अब उसके बाद एट द सेम टाइम 80s में सब में यूएस स्पोर्ट्स काफ़ी ऊपर है, वहाँ बहुत पैसा है, एनबीए में सब में। और कैरिबियंस के लिए काफ़ी मेजर इन्फ्लक्स वहाँ पे भी होता है कि दे गो टू द यूएस एंड ट्राई टू बिकम पार्ट ऑफ द यूएस स्पोर्ट्स आल्सो। और इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पोर्ट्स, इवन इन म्यूजिक आल्सो दिस हैपेंड लाइक दैट कि उनका वहाँ पे भी अच्छा खासा कल्चरल इंट्रूजन हुआ है। तो आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जियोपॉलिटिकली चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं। और श्रीलंका ऑल्सो इज़ इन अ टर्मॉइल, बिग टाइम टर्मॉइल। उस टाइम पे उनके लिए भी लेट 80s और 90s में इट वाज़ मोर ऑफ अ कल्चरल थिंग ऑल्सो बिकॉज़ दे वर जो उनका टसल था एलटीटी एंड ऑल के चलते, उसके कारण एज़ एन आइडेंटिटी ऑफ द नेशन आपको स्पोर्ट्स ही दिखती है चीज़, तो वहाँ वो दिख रहा था। अब उनकी भी ट्रबल्स डिफरेंट हो गया, वो इकोनॉमिक इश्यूज़ से ज़्यादा डील कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक इश्यूज़ जब हिलती हैं तो फिर स्पोर्ट्स स्टार्ट्स टेकिंग अ बैक सीट ऑल्सो। बट हैविंग सेड दैट अ, टेस्ट क्रिकेट मुझे स्टिल लगता है कि 4-5 मेजर कंट्रीज़ के बीच में रहेगा बिकॉज़ देयर इज़ सिग्निफिकेंट ऑडियंस फॉर दिस। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड देखो तो वो तो बहुत क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट को ही प्रायोरिटी देते हैं। टी20 इज़ द न्यू थिंग। काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैव आल्सो स्टार्टेड पिकिंग इट अप। इटली आ चुका है, इस वर्ल्ड कप में खेलने वाला है। दे हैव एंड लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया, दोज़ आर सेटल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़। वो भी उस इकोसिस्टम को पुश कर रहे हैं। ओडीआईज़ का फ्यूचर ब्लीक है। मतलब उसका ना एक बहुत सिंपल एग्जांपल भी एक आता है कि अगर आप तीनों फॉर्मेट्स को स्टडी करो, ऐसा कौन-सा फॉर्मेट है जिसमें आपने पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा चेंजेस होते देखे हैं? रूल्स को लेके, सबको लेके। टी20 में 2007 वर्ल्ड कप में जो रूल्स थे,
और आज जो रूल्स हैं, कोई बहुत फ़र्क तो नहीं आया। टेस्ट भी ऑलमोस्ट वैसा सही है, बट अगर एक फॉर्मेट सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है, तो वो ओडीआई है। जहाँ में फील्ड रिस्ट्रिक्शन से लेके हर चीज़ ट्राई हो करने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट बीच में तो एक बार इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी आया था उसमें। तो एक फॉर्मेट जिसमें आप सबसे ज़्यादा चेंजेस कर रहे हो, इसका मतलब उसी की एक्जिस्टेंस को लेके डर है। तो चीज़ चल रही है, उसे कोई चेंज नहीं करता। तो टेस्ट क्रिकेट को हमने ऑलमोस्ट वैसा ही छोड़ा हुआ है, जैसा था वो स्टार्टिंग से। आज से 20 साल पहले भी जैसे टेस्ट क्रिकेट था, वैसा ही आज है। और जो पिचेस चेंज हो गई, सब हो गए, बट रूल्स ऑफ द गेम हैज़न्ट चेंज्ड एट ऑल, हार्डली एनीथिंग। प्लेयर सेफ्टी के अराउंड कुछ-कुछ चीज़ें आई हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं। T20 is also almost in its purest state, original state. और one format which has changed the most is ODIs. तो अगर आपको किसी चीज़ को बार-बार चेंज करना पड़ रहा है, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि उसकी एक्जिस्टेंस खतरे में है। अगर वो चल रहा होता है, तो आपको उसको बदलने की ज़रूरत ना पड़ती। तो ज़्यादा यही होगा कि ओडीआई शायद वर्ल्ड कप के अराउंड ही रह जाए। कोई वर्ल्ड कप का क्रेज़ है, अभी भी है, बट आप आउटसाइड ऑफ इट आई डोंट थिंक सो। बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। ओके। एंड सर, टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट द स्टार कल्चर, जैसे कि आपने बोला कि ओडीआई अभी इट इज कमिंग टू एन एंड, थोड़ा ऐसा लग रहा है, थोड़ा फ्यूचर कमजोर लग रहा है ओडीआईज का। बट जैसा भी हमने देखा है, एज रोको प्लेड फॉर इन ओडीआईज एंड पूरा स्टेडियम खचाखच भर गए थे एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड, बट आफ्टर दे टेक रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआईज, तो आई गेस उसके बाद तो बहुत ही एकदम डाउन जाने वाला है एकदम से ग्राफ जो भी है। सो एंड दिस एंटायर स्टार कल्चर जो, क्योंकि मुझे भी एक चीज़ लगती है कभी-कभी कि दिस इंडियन क्रिकेट जो भी चल रहा है आज तक, एक टाइम पे कपिल देव थे, देन सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर केम अप, फिर उसके बाद विराट कोहली रहे, एंड अभी वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ स्टार। सो व्हाई इज़ दिस दैट वी आर बिल्डिंग दिस सॉर्ट ऑफ स्टार कल्चर? क्या इंडियन क्रिकेट विदाउट स्टार्स नहीं चल सकता? मतलब कैन नॉट इट बी अ प्लेयर, नॉट अ स्टार ड्रिवन स्पोर्ट बट अ टीम स्पोर्ट कंप्लीटली इन दैट सेंस? ये ना पर्सनल स्टोरी है। 2008 में आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज, मैं 1 साल बाहर था, स्विट्ज़रलैंड में था, तो वहाँ पे मैंने एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब जॉइन किया था, टोस्ट मास्टर्स करके है, तो ज़्यूरिबर्ग टोस्ट मास्टर्स क्लब। मेरी सेकंड स्पीच थी। आई गेव दैट स्पीच ऑन दिस ओनली कि व्हाई स्टार कल्चर मैटर्स टू इंडिया। वाज़ वेरी इमोशनल, मैंने बताया सारा कुछ। मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस वर नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, व्हाइट Caucasians, they couldn't understand it. They couldn't understand the gist of it. So उनके लिए वो बहुत डिफिकल्ट था समझना, टू बी ऑनेस्ट। हमारे लिए इट इज पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ, बिकॉज वी आर 140 मतलब 140 1.4 बिलियन पॉपुलेशन कंट्री। अपॉर्चुनिटी पूल बहुत छोटा है, तो मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स लाइक लिविंग देयर चाइल्डहुड, लिविंग देयर द किड इन देम, थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसीलिए वो एसोसिएशन ज़रूरी है, और वो एसोसिएशन पर्सनैलिटीज़ के साथ होता है। एंड इट्स लाइक दैट। अगर ये इंडिया के साथ नहीं, किसी भी डेवलपिंग नेशन के साथ देख लो। यू लुक एट ब्राज़ील, इवन एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है एयरटॉन सेना के ऊपर, सेना करके। तो उसमें एंड में जब वो 33 की एज में ही डाइड, तो जब उनका वो फ्यूनरल के टाइम पे उनका एक जो रोड फ्यूनरल हुआ पहले, मतलब रोड वो हुआ सारा, रैली हुआ, तो यू कुड सी द लाइक द ग्रीवेंस दैट पीपल हैड। और उसमें एक लेडी बोल रही है कि ब्राज़ील में इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ भी बहुत खराब है। मेरी लाइफ का छोटा-सा जॉय यही था, और वो चला गया। तो जस्ट इमेजिन फॉर देम इट इज़ सो डिफिकल्ट। अगर हम एक वही मैं 140 में से अगर मैं आई वुड से 135 करोड़ से उससे ज़्यादा लोगों की बात करूँ, तो डेली लेवल पे बहुत मेजर स्ट्रगल्स हैं। तो उनके लिए दे आर ट्राइंग टू लिव दैट लाइफ थ्रू दोज़ इंडिविजुअल्स ओनली, व्हिच दे कैन नेवर अचीव इन देयर लाइफ। तो वो कल्चर नहीं जाने वाला है इंडिया में, कोई एस्पिरेशनल कंट्री है हम, और जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, दैट इज़ हाउ वी आर मेड अप। मतलब वो हमारा बेसिक फंडामेंटली हम बने ही इस तरह से हुए हैं। अनटिल अनलेस वी एक्चुअली बिकम अ सरप्लस कंट्री, लाइक जैसे यूरोप में हैं चीज़ें, यूएस में हैं चीज़ें, कि आपको सरप्लस होने के कारण बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। वहाँ पे फिर चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड में इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में जब तक आप एस्पिरेशन, क्योंकि इंडिया में गुड 40 करोड़ पॉपुलेशन ऐसा है जिसको होता है कि आज मेरे पास अगर ऑल्टो है ना, तो कल मेरे पास मे बी टाटा सियारा होनी चाहिए। और जिसके पास टाटा सियारा है उसको होता है कि मेरे पास अगली शायद मे बी फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, या ऑडी होनी चाहिए। मतलब जो वो पॉपुलेशन है जो अभी भी सीक करती है कि मैं 2x 3x जाऊँ, उनके लिए ये चीज़ रहेगी ही रहेगी। बिकॉज़ दे हैव टू लिव दैट लाइफ थ्रू समबडी एल्सेस लाइफ। तो ये कल्चर इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है डिसलॉज करना। मतलब ये
स्टार कल्चर को लेके डिस्कशन सिर्फ इसलिए था बिकॉज़ स्टार नए बनाने थे, पुराने बाहर करने थे। इट वाज़ नॉट कि स्टार कल्चर खत्म करना था। इट वाज़ लाइक कि इफ यू टॉक अबाउट द फीमेल पॉपुलेशन मेजॉरिटी की बात करो, अगर यंग जेन ज़ी पॉपुलेशन है, दो विराट इज़ एन एक्सेप्शन कि लोग उनके साथ भी कनेक्ट करते हैं फॉर मल्टीपल रीज़न्स। बट कहीं न कहीं तो वो शायद चाहेंगे 24-25 साल का लड़का जो अभी भी बैचलर है या एटलीस्ट उसका रिलेशनशिप स्टेटस हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज्ड येट, बिकम्स द नेक्स्ट एपल ऑफ एवरीवन्स आईज़, जिनके साथ वो रिलेट कर सकें, अपने आप को एसोसिएट करके देख सकें। तो एज़ अ स्पोर्ट्स अगर आप बीसीसीआई को देखो तो वो अल्टीमेटली एक ऑर्गनाइज़ेशन ही है। तो दे नीड न्यू ब्रांड एम्बेसडर्स हू कैन एक्चुअली पुश द नेक्स्ट जनरेशन अलोंग विद देम। और अगर आप उसे एक मार्केटेबल वैल्यू प्रोपोज़िशन में बिल्ड नहीं करोगे, तो आप देखो ना, आप जब रोको चले गए तो स्टेडियम किसके नाम पे भरने वाले हो? अब टी20 आईज़ में आप अभिषेक शर्मा के नाम पे भरने लग गए हो स्टेडियम। अब लोग कटक में अभी टी20 आई मैच हुआ था, जो मेरे साथ होस्ट करते हैं ओमी, ही वाज़ देयर। ही सेड लोग अभिषेक शर्मा की टी-शर्ट पहन के आए, उनको ये नहीं पता अभिषेक शर्मा कौन है। और मुझसे क्राउड में पूछ रहे हैं कई लोग, कहते क्योंकि उड़ीसा में ये सेड कि उतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट कल्चर नहीं है। तो वन गाय इन ओडिया आस्क्ड हिम कि अभिषेक है कौन? कहते हैं आपने तो टी-शर्ट पहनी हुई है, जो बैटिंग करके गया वही है। तो दैट मीन्स कि वो ट्वीक होना शुरू हो गया है। सो बट आई डोंट थिंक सो इंडिया कैन सर्वाइव विदाउट दिस। वो हो ही नहीं सकता, वो हमारे खून में बसा हुआ है। बहुत मुश्किल है। सर लाइक टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, जैसे आज के टाइम पे ऑल ऑफ अस आर सीइंग कि गिल को पुश करा जा रहा है फॉर बिकमिंग अ थ्री फॉर्मेट प्लेयर एंड बीइंग द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट। बट मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि व्हाई गिल एंड व्हाई नॉट यशस्वी जायसवाल? बिकॉज़ व्हेन वी टॉक अबाउट जायसवाल, ही हैज़ हंड्रेड्स अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स एंड आई गेस वो शायद 6th प्लेयर है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में स्कोर करी सेंचुरी। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। तो सो व्हाई पुशिंग सो मच ऑन गिल व्हेन यू कैन हैव अ प्लेयर लाइक जायसवाल जो कि इतना ब्रिलियंट परफॉर्म कर रहे हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स? एंड इवन जायसवाल इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड प्लेस इवन टी20 एंड मतलब वो सब भी चल रहा है। सो व्हाई इज इट कि गिल को प्रायोरिटी दी जा रही है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इट्स आल्सो अबाउट द पर्सनैलिटी। मतलब अगर आप एक सिस्टम चला रहे हो, जहाँ पे आपको एक बंदे में इन्वेस्ट करना है, तो 10-15 साल तक कंसिस्टेंसी दिखा सके। इट्स नॉट अबाउट द परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट द पर्सनैलिटी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अ, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ये देता हूँ कि श्रेयस अय्यर उतना पुश क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज़ आप एक तरफ आपके बैक इश्यूज़ की बात हो रही है और साथ में आपका म्यूज़िक वीडियो आ रहा है। तो जो कंज़र्वेटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं बीसीसीआई में, उनको ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। इवन टुडे। इवन टुडे इट्स नॉट बिकॉज़ चला तो वही लोग रहे हैं ना। उनके उनकी गलती भी नहीं है। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को भी नहीं डाइजेस्ट होगा। बिकॉज़ आप सोचो, जो मेजॉरिटी लोग हैं, यार ये तो कल वहाँ पे इंजरी के कारण बाहर बैठा हुआ था और आज यहाँ देखो म्यूज़िक वीडियो आ रहा है। दे वुड नॉट इवन अंडरस्टैंड कि म्यूज़िक वीडियो 3 महीने पहले शूट हुआ है, तो उसका ऑफ कूलिंग पीरियड चल रहा था, ये सब चल रहा था। मेजॉरिटी पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट, दे जस्ट अंडरस्टैंड द टाइमिंग ऑफ थिंग्स। अब जायसवाल एज़ अ पर्सनैलिटी इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। जितना मेरा बिकॉज़ जो मेरे साथ में होस्ट करते हैं ओमकार, ही वाज़ विद आरआर लास्ट सीज़न, उनके मार्केटिंग टीम में थे। तो ही सेड कि वो ऑफ द मैचेस ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करता था। ऑफ डेज़ में भी ही यूज्ड टू मूव आउट विद हिज़ फैमिली, घूमने-वूमने चले जाते थे। तो ही इज़ नॉट समबडी हू वुड टॉक मच, इंटरैक्ट मच। वहीं पे गिल हैज़ बीन एबल टू इंट्रूड इंटो दैट सर्कल एंड हैज़ बीन एबल टू बिल्ड दैट इमेज कि ही इज़ अ पीपल्स पर्सन। वो आके आप सोचो ना, उनका अगर अगर आप बेसिकली एक बंदे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके अराउंड आपने पूरी पीआर बिल्ड करनी है, आपको उसकी पर्सनैलिटी में कुछ सर्टेनिटी तो दिखनी चाहिए ना। यू डोंट वांट दैट पर्सन टू हैव सर्टेन एराटिक थिंग। जैसे अजिंक्य रहाणे के साथ जायसवाल का सीन हुआ, जो उन्होंने उसके बाद कहा कि मुंबई छोड़ के गोवा जा रहा हूँ, ये सब चीज़ें। तो जस्ट इमेजिन इफ यू आर पुशिंग समबडी एज़ एन ऑल फॉर्मेट स्टार हू इज़ गोइंग टू द पोटेंशियल कैप्टन अक्रॉस फॉर्मेट्स एंड देयर इज़ सम एराटिकनेस इन हिज बिहेवियर, कि आपको लग रहा है कि कल ये कुछ भी कर सकता है। वुड यू इन्वेस्ट इन सच एन एसेट? सो बेसिकली दे वांट अ कंप्लीट क्लीन इमेज गाय जिस जो किसी कंट्रोवर्सीज में ना हो, थोड़ा येस मैन टाइप भी हो एंड उसका खुद का एक ऑरा पर्सोना ना हो कि मतलब नॉट पर्सोना बट द थिंग इज कि जैसे श्रेयस अय्यर की पर्सनालिटी लाइक दे हैव अ सेंस ऑफ बीइंग टू देम। दे हैव देयर ओन सेट ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। उनका एक खुद के कुछ तरीके से है एक आइडियोलॉजी। जैसे द वे वी सी श्रेयस अय्यर हैज दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इन हिम।
या कंसिस्टेंसी वाली बात है। जैसे आप सोचो सचिन इंट्रोवर्ट, एमएस धोनी इंट्रोवर्ट, विराट कोहली इज़ एक्चुअली एन इंट्रोवर्ट। वो मतलब ही हैज़ अ वेरी क्लोज़ सर्कल। वो बहुत ज़्यादा मतलब वो उनका जो गेम में वो दिखता है। पर आउटसाइड ऑफ द क्रिकेटिंग अगर आप किसी उनसे बात करोगे तो ही हैज़ अ वेरी लिमिटेड सर्कल। ऐसा थोड़ी है कि वो पार्टी गोइंग बंदे हैं। मेबी इन इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ होंगे, पर जब वो अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया, ही इज़ अ प्रीटी फैमिली ओरिएंटेड गाय एंड हैज़ अ वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स आल्सो जिनसे वो बात करते हैं। अगर आप देखो तो आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़, बहुत ज़्यादा उनके बारे में चीज़ें नहीं देखोगे। इवन एट द पीक ऑफ हिज़ थिंग्स, अगर आप 14 से लेके 2021 वाला एरा भी देख लो, डिड यू एवर come across any interview, any article where you found Virat to be erratic or irrational? No. या आपने कोई ऐसा इंसिडेंट सुना हो कि जहाँ पे ही वाज़ अनप्रेडिक्टेबल? मतलब कुछ भी आपको लगा हो कि यार ये कहाँ से आ गया? सो दैट मीन्स एक कंसिस्टेंसी इन पर्सनैलिटी तो है ना, बहुत सिग्निफिकेंट। He didn't give those media headlines जो कोई controversies उस तरह से नहीं। एग्जैक्टली, एमएस नेवर डिड दैट, सचिन नेवर डिड दैट। तो आपको जो अपना आइकॉनिक हीरो बनाना है, बिकॉज़ इट्स अ ग्लोबल थिंग नाउ, यू आर 20,000 करोड़ बे कंपनी। तो आपको कंसिस्टेंसी उन पर्सनैलिटीज़ के अराउंड बिल्ड करना है जहाँ आपको पता है कि इरैटिकनेस नहीं आएगी। कुछ ऐसा नहीं होगा कि कल मैं सुबह उठा और मैंने कहा इसने ये क्या कर दिया? देन आई हैव टू बिल्ड द एंटायर पीआर कैंपेन अराउंड इट कि मैं इसको कैसे व्हाइट वॉश करूँ और एवरीथिंग करूँ। And I guess Prithvi Shaw is also a good example of this कि how controversies can ruin a career मतलब Prithvi Shaw was being seen जब मुझे याद है Prithvi Shaw started he was being seen as next big thing like Sehwag or Tendulkar एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। but उसके बाद he was dropped from IPL. एंड कार्तिक, अगर आप एग्जांपल देखो ना, इट इज ऑलमोस्ट द केस विद एवरीथिंग। अगर आप बड़े स्टार्टअप्स की बात देखो, जो वीसी बैक्ड स्टार्टअप्स होते हैं, वहां पे जो वीसीज हैं वो कहाँ ज्यादा इरेटिक पर्सनालिटीज को पसंद करते हैं। ऑफ लेट इतने सारे एक्स्ट्रा, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू नेम अ पर्सन, एक शार्क टैंक में भी जज रह चुके हैं, ऑल वेरी फेमस इंसिडेंट, यू नो कि व्हेन ही वेंट लिटिल आउट ऑफ द लाइन, देन इन्वेस्टर्स आल्सो काइंड ऑफ took some drastic measures to shut him off. तो अगर आप वीसी सर्कल्स एंड इवन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की भी बात देखोगे ना, फाउंडर्स हु आर ऑलवेज इन लाइन दे डू वेल। जो थोड़े इराटिक होते हैं, दोज आर आउटस्पोकन, दोज हु आर बेसिकली ट्राइंग टू सेट देयर ओन रूल्स, वो फिर एक पॉइंट के टाइम जब उनका फोमो खत्म होना शुरू हो जाता है, दे गेट ग्राउंडेड वेरी क्विकली ऑल्सो। उबर के फाउंडर के साथ भी हुआ था, वी ऑल नो। तो ये इवन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट इज ऑलमोस्ट द सेम। तो क्रिकेट इज बीन रन लाइक अ कॉर्पोरेट सेटअप। तो वहां पे आपको जो सी एक्स या सी सूट रूल्स वाले लोग हैं जो आप कह ले, उनको लेके आप कभी भी इनकंसिस्टेंसी या इराटिक बिहेवियर नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बिकॉज यू नो, जैसे एक यूनिकॉर्न्स या कह लो कि जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज का, तो एक ट्वीट फ्रॉम अ सी सूट कैन एक्चुअली चेंज देयर एंटायर थिंग। वो शेयर मार्केट में चीज ऊपर से नीचे हो सकती है। सेम इज द केस विद क्रिकेट आल्सो, स्पोर्ट्स आल्सो, योर stakes can go here and there based on the personality you're backing। ये बहुत बड़ा मेजर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज होती है। व्हेन यू नो कि इस बंदे को मुझे 10 साल बैक करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगले दिन से क्या एक्सपेक्ट करना है। So it is not just excellence it is also about the overall manner they carry themselves. एग्जैक्टली, वो इट्स अ होल पैकेज। और आप खुद सोचो ना, बिकॉज मेजॉरिटी पॉपुलेशन उसी चीज को देखने वाली है, उन्हीं की रील्स बनेंगी, उन्हीं की न्यूज़ बनेंगी, तो कंसिस्टेंसी होगी तभी लोग पूजा करेंगे ना, तभी लोग एक झलक के लिए तरसेंगे। तो वो इट 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 टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ पीआर एक्टिविटी। आप तो उस लाइन में हो, यू अंडरस्टैंड ऑल दैट कि इफ यू हैव टू बिल्ड अ ब्रांड इमेज, इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ एफर्ट एंड वन बैड मूव कैन डिस्ट्रॉय इट लाइक एनीथिंग। तो वहाँ पे एटलीस्ट उन वेरिएबल्स को तो आप लिमिट करोगे ना, ऐसा बंदा तो ना बैक करो जिसका पता ही नहीं अगले दिन क्या हो जाए। आंसर कनेक्टिंग आपने ना पीछे एक बात बोली थी यू कनेक्टिंग जियो पॉलिटिक्स विद क्रिकेट ठीक है लाइक यू टॉक्ड अबाउट इकोनॉमी हाउ व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान श्रीलंका उस तरीके से सो इन द केस ऑफ इंडिया हाउ हैज जियो पॉलिटिक्स एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज अ होल अफेक्टेड क्रिकेट मतलब हाउ हैज इट हैपेंड हाउ डू दे गो हैंड इन हैंड अब 90s का एग्जांपल ही देख लो। मतलब व्हाई सचिन गॉट बैक्ड, बिकॉज़ व्हेन आफ्टर द फॉल ऑफ, देखो हम अगर 1990 से पहले देखें, हम एक ऑलमोस्ट अनसेड वे में एक सोशलिस्ट कंट्री थे। वी वर ऑलमोस्ट अ सूडो कॉलोनी ऑफ यूएसएसआर आल्सो टू एन एक्सटेंट यू कैन से। मतलब हमारी मूवीज ज्यादा चलती भी वहां थी। आप सोचो, अगर आपने डिस्को डांसर देखी हो तो इट इन 1982 इट डिड 100 सीआर ऑफ बिजनेस, इसमें से 94 सीआर मॉस्को से आया था। तो मतलब, और आज भी वो कल्ट फॉलोइंग रखता है। मिथुन इज अ बिग स्टार इवन टुडे इन इन द इन यू राज कपूर
इवन राज कपूर। आज का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो 90s के बाद जो शिफ्ट हुआ व्हेन वी बिकेम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द यूएस आई वुड से, जब हमारा वो सारे ब्रांड्स फ्लो इन हुए, पैसा आया उनके साथ-साथ, तो उनके लिए क्रिकेट वाज़ द टूल टू बेसिकली मार्केट दैट प्रोडक्ट एंड और बॉलीवुड, पेप्सी और कोक सबसे बड़े रेवर्ड ब्रांड्स क्यों थे फॉर ऑल दीज़ सेलिब्रिटीज़? बिकॉज़ जब भी आप एक्टिव नहीं हो तब भी आपको विजिबिलिटी मिल रही है। अगर आप पेप्सी या कोक का बिलबोर्ड देखोगे, वो तो कहीं रिमोट एरिया में भी जाओगे तो दुकान के ऊपर लगा होगा। या विद योर फोटो। सो अगर शाहरुख खान 3 साल तक मूवी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी उनकी रिकॉल फैक्टर मिल रहा है। और अब तो इंटरनेट आ गया तो बात ही चेंज हो गई है। तो वहाँ से चीज़ें फ्लो इन होनी शुरू हुई और आप ये सोचो 2000 अर्ली 2000s में जो माइक माइक डनेस इंसिडेंट हुआ था। इनफैक्ट आई गेस 1983 में भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ा था जो हुआ था प्लेयर्स के साथ। बट यू एज़ यू सेड वी कैन नॉट इमेजिन दैट टुडे। मतलब आज मतलब आप सोचो 2003-4 बीजीटी खेलने जब हम गए थे, तो आकाश चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कुकुबुरा बॉल्स खरीदने के पैसे नहीं थे हमारे पास। क्योंकि आपको प्रैक्टिस में अच्छे खासे नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए होती हैं। तो हम हुँ, एसजी से प्रैक्टिस करते थे जबकि मैच में कुकुबुरा से खेलना था। अलग सीम है, सब कुछ डिफरेंट है, तो एक्सपीरियंस ही अलग है दोनों बॉल्स का। और हुँ। 2015 वर्ल्ड कप में हमने पर्थ स्टेडियम बुक कर लिया था एज़ आवर बेसिकली रेस्टिंग ग्राउंड कि हम यहाँ से अपना कैंपेन रन करने वाले हैं। So we could afford a stadium in Australia in 2015. So things have changed massively और उसके कारण क्लियरली हमारे बिहेवियर प्लेयर्स आप सोचो आज की डेट में कौन सा ऐसा सेना कंट्री का प्लेयर है जो आके किसी मैच में आपको आउट ऑफ द वे स्लेज कर दे मतलब 99 बीजीटी का एग्जांपल है श्रीनाथ बोल्स अ बाउंसर टू रिकी पॉन्टिंग गॉट हिट ऑन द फेस एंड श्रीनाथ इज ऑलमोस्ट अपोलोजाइजिंग एंड रिकी पॉन्टिंग इज अब्यूजिंग हिम लाइक एनीथिंग कैन यू इमेजिन एनीबॉडी डूइंग दैट टू बुमराह टुडे चलो बात अलग है बुमराह अलग स्किल पे मे बी सिराज टुडे फॉर दैट मैटर सिराज तो सर सिराज वुड गेट बैक टू यू लाइक एनीथिंग। बिकॉज़ उनको डर भी तो है ना कि अल्टीमेटली कल अगर वो इमेज हिल जाती है तो दे माइट नॉट इवन गेट एक्सेप्टेड एज़ अ प्लेयर इन एन आईपीएल टीम आल्सो। हाँ, वो प्रेशर भी तो है। सोचिए ना डेविड वार्नर जैसी मतलब इराटिक पर्सनैलिटी भी आपको साउथ इंडियन गानों पे डांस करते हुए दिखे हैं जबकि ही इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन टू हैंडल मैं इन पर्सन इंटरैक्ट कर चुका हूँ। तो तो वो डिफरेंस तो आ गया है एंड डेफिनिटली हैव यू हैव इंटरैक्टेड विद डेविड वार्नर? बहुत मतलब ऐसा था मैं माइकल क्लार्क से मिला था 2024 में तो आई हैड गॉन फॉर दिस इवेंट मेरी वाइफ का आइमा का इवेंट था ऑल हुँ, इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन तो वहाँ पे दिल्ली की टीम ठहरी हुई थी तो 2020 लास्ट ईयर तो वार्नर इट्स लाइक जैसे 1 फुट दूर ही खड़े थे पर वो किसी फैन के ऊपर बरस रहे थे तो मैंने ये बात ही नहीं की फिर बट आई सॉ कि वो किस तरह से मतलब इस फीलिंग मतलब ऐसा हुआ था कि फैमिली के साथ डिनर करके बाहर निकले थे फैन आस्क्ड फॉर एन ऑटोग्राफ ही सेड नो तो फैन ने भी बोला ठीक है यार कोई चक्कर नहीं एंड देन ही स्टार्टेड शाउटिंग कि व्हाई आर यू टेकिंग माय पिक तो उसने अपना फोन निकाल के दे दिए सारे अपने और अपनी बीवी के अब चेक कर लो मैं आपकी पिक पिक क्यों लूंगा तो झट मतलब लड़ने लग गए नहीं यू वर टेकिंग माय पिक ये वो तो ही सेड व्हाई वुड आई डू दैट लुक यू हुँ। सेड नो आई मूव्ड ऑन तो क्लियरली मतलब वो मतलब ये क्रिएटेड अ प्रॉपर सीन आउट ऑफ इट आई कुडंट सी दैट तो मैंने कहा यार लाइक डेविड वार्नर हैज़ डन अ लॉट ऑफ इमेज रीशेपिंग आफ्टर दैट स्कैंडल जो हुआ था उसके बाद आई गेस सैंडपेपर बोलते हो? Sandpaper, 2018 Sandpaper. या आफ्टर दैट ही डिड अ लॉट ऑफ इमेज वॉशिंग एंड ऑल। वो रील्स बनानी स्टार्ट करी उन्होंने एंड ही केम टू बी लाइक गाय हू इज़ वेरी हैप्पी गो लकी एंड उन्होंने पूरी अपनी खुद को ट्रांसफॉर्म करी अपनी इमेज। एग्ज़ैक्टली एंड दैट इज़ इम्पैक्ट यही तो है जियोपॉलिटिक्स और क्या होती है जियोपॉलिटिक्स मतलब ये तो बहुत मैसिव हमें वो मिला ही है वो दैट बिकॉज़ ऑफ क्रिकेट वो हम काफ़ी चीज़ों को लेके डिफरेंस आया है। बट देवर आई एम नॉट गोइंग टू नेम द प्लेयर्स मतलब ऐसे प्लेयर्स भी थे जो अब आईपीएल में कोचिंग लेवल पे भी हैं अच्छे से इन्वॉल्व फॉरेन प्लेयर्स जो आज से 15 साल पहले इंडिया एयरपोर्ट पे आते रोना शुरू कर देते थे कि मैं इस कंट्री में आना भी नहीं चाहता और मुझे क्यों आना पड़ रहा है। Like they used to literally bash everything about India 15 years, 20 years back. और आज बोले टॉप आईपीएल टीम्स एंड ऑल के साथ किसी न किसी कैपेसिटी में जुड़े हुए हैं और दे ऑल गागा अबाउट इंडिया एंड ऑल तो या मनी मैटर्स। यस एंड मनी से ज़्यादा पावर भी है because they know that today BCCI has all the power as far as ACC is concerned.
Hmm. Yes. So like as I mentioned about the sandpaper incident, तो उसके बाद मतलब मुझे इससे ध्यान आया कि इवन इंडिया में भी कुछ मैच फिक्सिंग जैसे की चीज़ें हुई हैं और श्रीशांत एंड ऑल जो कंट्रोवर्सीज पूरी रही। सो व्हाट आई समटाइम्स वंडर कि उसके बाद से ज़्यादा ऐसी कोई हमें न्यूज़ वगैरह नहीं आई। सो इज़ मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग क्या ये आज के टाइम पे भी होती है? ठीक है, आईपीएल वेरी सरप्राइजिंगली इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड। मतलब और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे यार, आप प्लेयर्स देखो, मैच फिक्स होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ यू विल एटलीस्ट नीड 5 टू 6 प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द टीम्स, और उसमें ना वहाँ पर कवर ब्लो होते हुए पता नहीं चलेगा। एक भी इंसान ने ऊपर-नीचे कर दिया तो वो बहुत, आई डोंट थिंक सो आईपीएल जैसी गेम्स में पॉसिबल है, बिकॉज़ द स्टेक्स आर प्रीटी हाई। बहुत मैसिव पैसा ऑलरेडी लगा होता है एंड ऑल, तो वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। स्पॉट फिक्सिंग के साथ कुछ-कुछ बार दिखते हैं, कुछ पैटर्न्स जहाँ लगता है कि हो सकता है, बट देन luckily the owners, the organizing committee of IPL, they're so stringent about it. If they smell something, they try to plug it up ASAP. So as far as corruption is concerned, match fixing is concerned, spot fixing is concerned, the cleanest league in the world right now is IPL, because they know कि जो at stake है वो बहुत massive है, बहुत हुँ, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। जो रिलेटिवली न्यू लीग्स हैं, जो अभी उतनी मॉनिटर्ड नहीं है, उतनी वेल हैंडल्ड नहीं है, वहाँ स्कोप है, वहाँ होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं चीज़ें। बिकॉज़ यार आप ये चीज़ सोचो कि एक एज़ अ प्लेयर, एज़ एन इंटरनेशनल प्लेयर, योर करियर इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। और जो प्लेयर्स ऑन द फ्रिंजेस हैं, उनके लिए तो और छोटा है। सर्टेन टाइम्स तो दे जस्ट नो कि 1-2 ये क्या 2 सीज़न उनको लाइमलाइट का मिलना और नहीं मिलना। तो उनको कन्विंस करना, हनी ट्रैप करना या किसी-किसी चीज़ में डालना बहुत डिफरेंट होता है। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो प्लेयर है ना, वो बहुत नाइव होता है मेजॉरिटी ऑफ देम, बिकॉज़ फ्रॉम वेरी अर्ली एज दे आर जस्ट मैरिड टू वन स्किल। 7-8, 8-8, 9-9 साल की एज से, एंड डे इन, डे आउट आप एक ही डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो। तो सर्टेन टाइम्स आउटसाइड ऑफ दैट, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, बट सर्टेन टाइम आउटसाइड ऑफ इट, यू आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर वॉकिंग इनटू। हुँ, तो और जिन जो लोग बाहर से देख रहे हैं, वो भी बहुत तेज़ हैं, उनको समझ भी आता है कि यहाँ पे इस बंदे की ये कमज़ोरी है, इसे ऐसे फँसाया जा सकता है। ऐसे मूवीज़ एंड ऑल में भी दिखाते हैं। या नो डाउट अवेयरनेस लेवल बहुत ऊपर जा चुका है, पर कई-कई बार जो थोड़े फ्रिंज प्लेयर्स हैं, इनको पता है कि लंबी करियर नहीं है, दे कैन स्टिल बी कॉम्प्रोमाइज़्ड टू एन एक्सटेंट, कुछ-कुछ जगहों पे। पर आईपीएल में होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम, बिकॉज़ चीज़ें एट स्टेक बहुत ज़्यादा है, और एक्शन उसके बहुत सिवियर है। तो इसलिए भी हमें अब कुछ डिस्कशन मिलता नहीं है। जैसे ना अभी पीछे न्यूज़ आई थी स्मैट में, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, कि वहाँ पे असम के कुछ प्लेयर्स को लेके न्यूज़ आई थी। तो अगेन आप देखो ना, स्मैट में असम के प्लेयर्स, तो मतलब लेवल ऑफ थिंग्स आप देखो, क्योंकि वो अभी उतना, अब इस साल बिकॉज़ टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो अब डोमेस्टिक भी और रेगुलेटेड शुरू होएगा। क्योंकि अब डोमेस्टिक इज़ गेटिंग द आईबॉल्स, तो थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटीज़ जो होंगी, जिनको बुकीज़ एंड ऑल लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको भी देख लेना आप, अगले साल तक बीसीसीआई प्लग इन कर देगी पूरा। सिस्टमैटिकली उसे सही कर देगी। तो इट्स जस्ट दैट a format catches the eyeballs, and then it evolves, and ultimately it becomes almost free from all these mess. ओके। एंड सो गोइंग नाउ टू द रूट्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल इफ समवन हैज़ टू बिकम अ क्रिकेटर टुडे, ठीक है? व्हाट इज़ द प्रोसेस? हाउ डू यू बिकम अ क्रिकेटर एंड हाउ डज़ डोमेस्टिक फंक्शन? डोमेस्टिक का कैसे होता है? देन हाउ डू यू एलिवेट फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल टू आईपीएल ऑल दीज़ थिंग्स? हाउ डज़ इट ऑल हैपन? हाउ टू बिकम अ क्रिकेटर? इफ सम यंग व्यूअर इज़ वाचिंग दिस। मेरे को बहुत ही ना इतना, there's no clear answer to it, to be honest. This is the very unfortunate part as far as India is concerned. इंडिया में द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे क्लब कल्चर नहीं है। आपके हिसाब से इस टाइम पे यूके में जो ईसीबी है, उनके साथ टोटल रजिस्टर्ड प्लेयर्स कितने होंगे? एसीबी के साथ? हुँ। अ, सो सिंस आई गेस हाँ, 300 टू 500 क्या लगभग मैक्सिमम 500 तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद। एक बार गूगल करोगे? हाउ मेनी रजिस्टर्ड प्लेयर्स इन इंग्लैंड विद ईसीबी? अभी कर अब एक बार जस्ट देखो, यू विल बी अमेज्ड टू नो द नंबर। ओके। अ, हाउ रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स विद ईसीबी, क्रिकेटर्स विद ईसीबी। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कुछ भी। ओके।
अ, 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 मुझे तो अभी ये हंड्रेड्स दिखा रहा है, अराउंड 30 प्लेयर होल्डिंग इंग्लैंड्स मेन। No, 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 not international players. Professional cricketers registered with ECB. अभी सर मुझे एकदम से क्लियर नंबर दिख नहीं रहा है, सो आप बता दीजिए। Search करना, it's like 3,58,000. 3 लाख। 58,000 in U. लाइक दिस इज जस्ट मतलब ये सब कुछ डोमेस्टिक का सब मिला के एंड सब एवरीथिंग। क्लब क्रिकेट एवरीथिंग मिला के जो ईसीबी के साथ रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं। दैट इज अ बिग नंबर। यस, मैं उस दिन जारेड से बात कर रहा था, ही सेड ऑस्ट्रेलिया में इसका डबल है। एंड इंडिया में? इंडिया में क्लब क्रिकेट ही नहीं है, तो इंडिया में इतना इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, तो 3.5 लाख रजिस्टर्ड लोग जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से कोई लीग क्लब कुछ भी खेला जो ईसीबी जिसे रिकॉग्नाइज करती है। सेम इज द केस विद ऑस्ट्रेलिया, वहां पे डबल हो जाता है नंबर। अब फुटबॉल देखोगे तो नंबर और इनसेन लेवल पे हैं। तो देयर इज अ प्रॉपर हायरार्की टू इट कि क्लब कल्चर से लोग उठ के धीरे धीरे आते हैं। इंडिया में इसलिए चैलेंज रहता है कि इफ यू आर नॉट इन द मेजर क्रिकेटिंग सर्कल्स, देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू गेट द आई बॉल्स। जैसे धोनी एंड ऑल के टाइम पे, तो उस टाइम पे जगमोहन डालमिया जी की आई थिंक मेहरबानी थी कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्काउटिंग इकोसिस्टम बिल्ड किया हुआ था। अब वो स्काउटिंग इकोसिस्टम आईपीएल टीम के साथ भी है। तो शॉर्टेस्ट वे इज कि आप जो टी20 लीग्स हैं लोकल लेवल पे, जैसे पंजाब में महाराजा लीग है, महाराष्ट्र लीग है, मुंबई प्रीमियर लीग है, टीएनपीएल है, उसमें आप डिवीजन 5 से डिवीजन 4 से खेलते खेलते पहुंचो, स्काउट्स की नजरों में आओ, एंड यू फास्ट ट्रैक इनटू अ बिगर थिंग। अदरवाइज जो ऑर्गेनिक रूट है वो बहुत डिफिकल्ट है। अब डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर ऊपर जाओ, और उसमें भी एट अ नेशनल लेवल योर टीम शुड बी ऑफ सम रिकॉग्निशन, बिकॉज अगर आप मेजर टूर्नामेंट्स नहीं जीत रहे हो तो नोबडी इज इवन गोइंग टू नोटिस यू। जैसे इस बार ईशान किशन क्यों आए हैं रेकनिंग में दोबारा? बिकॉज झारखंड मैच जीता है। बस वो हाँ। अगर उस मैच ना जीता झारखंड तो शायद उनका परफॉर्मेंस नोटिस में भी ना आता। तो वही सेम है, रणजी जीतते हो तो आप कंसिडरेशन सेट में आते हो, विजय हजारे जीतते हो तो कहीं ना ओडीआई के लिए कंसिडरेशन सेट में आते हो। अदरवाइज फिर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से एक स्काउटिंग सिस्टम के साथ जुड़ो। मतलब स्काउट ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म पकड़ो जहाँ स्काउट्स आपको नोटिस करें। उनका आईपीएल टीम का स्काउटिंग इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे, बहुत। वो हर मतलब वो कॉलेज क्रिकेट लेवल तक भी पहुंच जाते हैं कई बार तो। एक क्लासिकल एग्जांपल विघ्नेश पुथुर है। विघ्नेश पुथुर मतलब उन्होंने वहाँ पे केरला प्रीमियर लीग में उन्होंने स्पॉट किया, जो कि अभी बिल्कुल नया प्रीमियर लीग ही था। तो पंजाब के कितने सारे प्लेयर्स हैं जो महाराजा सॉरी महाराजा नहीं, यहाँ पे शेर पंजाब क्रिकेट लीग होता है उससे थ्रू स्पॉट हुए हैं। तो अदरवाइज ऑर्गेनाइज तरीका इतना नहीं है। इट्स द है वैसे, जैसे मान लो पंजाब में अगर पीसीए है तो इनका हर सिटी में कोई ना कोई डेजिग्नेटेड इकोसिस्टम होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे लुधियाना क्रिकेट एसोसिएशन का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो इट इज इन शैम्बल्स राइट नाउ, बिकॉज पॉलिटिकली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ ही जाती है। जो लोकल एमएलए होगा, लोकल एमसी होगा, उनको होगा हमारा कंट्रोल ज़्यादा रहे। फिर क्या कि इलेक्शन में जब वो चेंज होते हैं तो आपकी प्रेसिडेंटशिप और आपकी पॉलिटिकल पावर दोनों कई बार सिंक्रोनाइज में नहीं होती। कि आप पॉलिटिकली इरेलेवेंट हो गए हो, पर आप स्टिल प्रेसिडेंट हो जगह के, और मे बी आप स्टेट में, अब आपकी गवर्नमेंट भी नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू बेसिकली क्रिएट द न्यूसेंस। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम्स हैं। तो फिर उसमें क्या होएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ज़्यादा चांस नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट पावर। तो फिर वो ऊपर ऊपर जा जाके स्टेट लेवल पे भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो अदरवाइज जो स्टैंडर्ड तरीका इंडिया में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज even at the city level, majority of the posts are held by the politicians। ये जो एमएलए या एमसी होगा वही कहीं ना कहीं आपका लोकल सिटी का भी क्रिकेट प्रेसिडेंट या कुछ होगा। पावर है ना, क्योंकि विजिबिलिटी है। सो कैन यू टेल मी अबाउट कि जैसे ना अभी विजय हजारे का नाम चल रहा था, स्मैट एंड ऑल, तो बहुत सारे जो नॉर्मल व्यूअर्स हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं, तो उन्हें इतना पता नहीं है अभी विजय हजारे केम इन टू, मतलब विजय हजारे इज ऑब्वियसली अ फेमस टूर्नामेंट, बट अब ज़्यादा थोड़ा सा रोको खेलने की वजह से वो लाइमलाइट में आ गया बहुत ज़्यादा। उसके बारे में पीपल आर डिस्कसिंग, उसके मैच रिव्यूज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट जस्ट टेल मी, हेल्प मी विद दिस, कि जो ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता ज़्यादा, तो जस्ट टेल मी कि कौन-कौन सी लीग्स हैं, कौन-कौन से टूर्नामेंट्स हैं जो इंडिया में होते हैं एंड व्हिच आर सिग्निफिकेंट, लाइक एज़ यू मेंशन्ड अबाउट महाराजा लीग, व्हाट आर द फॉर्मेट्स, जैसे विजय हजारे का क्या फॉर्मेट है और स्मैट का क्या रहता है, तो जस्ट हेल्प मी विद दिस थोड़ा। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, वो टी20 ट्रॉफी है। एंड उसमें मेजॉरिटी सभी स्टेट्स खेलती हैं। मतलब अलॉन्ग विद दैट अब जैसे महाराष्ट्र से ही 3 टीम्स हो जाती हैं,
विदर्भा हो गई, महाराष्ट्र हो गई, मुंबई हो गई, तो इस तरह से है। विजय हज़ारे इज़ अ प्रॉपर ओडीआई फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट है वो। दिन में मैचेस हो रहे हैं सुबह 9 बजे। आगे जाके जो क्वालिफायर्स एंड ऑल हैं, उनमें से कुछ डे नाइट मैचेस भी हो जाते हैं। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। एज़ फार एज़ रेड बॉल क्रिकेट इज़ कंसर्न्ड, वहाँ पे रणजी ट्रॉफी है। हुँ, उसके बाद ईरानी ट्रॉफी भी होती है रेस्ट ऑफ इंडिया में, और जो रणजी जीतती है। दुलीप ट्रॉफी है, जहाँ आपकी ज़ोनल क्रिकेट आ जाती है, नॉर्थ ज़ोन, साउथ ज़ोन, इस तरह से। ये कुछ मेजर मेजर टूर्नामेंट्स हैं, ये सारे रेड बॉल टूर्नामेंट्स हैं। इसके सिवा कुछ और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स भी हैं। लीग क्रिकेट में जो टी20 लोकल लीग क्रिकेट है, उसमें सबसे पॉपुलर तो डेफिनिटली टीएनपीएल है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग। उसका रीज़न क्या है कि वो आई इंटू एक्जिस्टेंस इसलिए थी जब चेन्नई के ऊपर बैन लगा था। ओके, तो जब सीएसके को एक तरह से बैन लगा, तो उस टाइम पे उसका थॉट प्रोसेस बना कि वी नीड टू मे बी गो मोर टू द ग्रास रूट लेवल टू हैव अ पैरेलल इकोसिस्टम। तो टीएनपीएल बिकेम द मार्की इन दिस फील्ड, जिसको सबसे ज्यादा आई बॉल्स मिली हैं। उसके बाद कर्नाटका प्रीमियर लीग थी, वहां पे बहुत सारे कंसर्न्स आए, वहां मैच फिक्सिंग को लेके बहुत इश्यूज आए। इट वाज रीनेम्ड, रीब्रांडेड एज महाराजा क्रिकेट लीग देन, ड्यू टू मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल करप्शन इश्यूज, बहुत सारा कुछ आया। फिर उसके बाद मुंबई प्रीमियर लीग आया, अब दिल्ली प्रीमियर लीग है, यूपी प्रीमियर लीग है, एमपी प्रीमियर लीग है। ये सब काफ़ी अच्छा प्रोमिनेंटली अच्छा कर रहे हैं। राजस्थान प्रीमियर लीग है, अब बड़ौदा प्रीमियर लीग भी आया है। फिर पंजाब में शेरे पंजाब है, शेरे पंजाब थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। आई डोंट थिंक सो लास्ट सीज़न हुआ है उसका, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो वही हो जाता है बिकॉज़ आपको लोकल स्पॉन्सर्स भी ढूँढने हैं, सब करना है, वो चैलेंजेस भी हैं। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा बैकिंग नहीं है बीसीसीआई से इनको लेके, ये थोड़ी ज़्यादा प्राइवेट लीग्स ही हैं। बट हाँ, दे गेट अ लॉट ऑफ आईबॉल बिकॉज़ इनको भी अब टेलीवाइज़ स्पोर्ट्स की तरह पुश किया जा रहा है, और स्काउट्स की काफ़ी नज़रें होती हैं, प्लस क्राउड पुलर भी बन रहे हैं धीरे-धीरे से। टीएनपीएल में तो अच्छा खासा क्राउड आता है, डीपीएल में भी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है, तो इन सब चीज़ों के कारण। और ऐसा भी हो रहा है ना कि जो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि फैन कोड एंड ऑल, वो अब पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने लग गए हैं, जहाँ पे इन मैचेस को जाके कवर करना शुरू कर देंगे, बिकॉज़ दे नो कि फैंटेसी गेमिंग के चलते देयर वाज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर टेलीवाइज़ होगा तो उसके अराउंड भी फैंटेसी गेमिंग बन जाएगी। तो उसी कारण इकोसिस्टम बहुत बना है। तो जहाँ टेलीवाइज़ स्पोर्ट्स होता है, फिर वो धीरे-धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर ही लेता है। okay. And you also mentioned about politics in cricket. So, taking this politics in cricket thing, how deep is politics involved in cricket and at what levels? क्या वो सिर्फ स्टेट के लेवल पे है और इज इट इवन हैपनिंग एट द लेवल ऑफ द बीसीसीआई एंड इंटर मतलब इंडियन टीम एज अ होल, वो उस लेवल पे भी हो रहा है? डोमेस्टिक लीग्स के लेवल पे कहाँ कहाँ पे जो है ये दिस टसल बिटवीन बीसीसीआई एंड डोमेस्टिक जो स्टेट बोर्ड्स है उनके बीच में? So just help me with this. How is this politics operating with cricket? एक सिंपल सी चीज़ मुझे ये बताओ कि कौन से पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें आम इंसान जानता होगा, जो पॉलिटिक्स नहीं भी फॉलो करता, वो क्रिकेट बहुत रेगुलरली या टीवी बहुत रेगुलरली देखता है? सर राजीव शुक्ला उनमें से एक होंगे, जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्रिकेट। तो जो चीज़ दिन के 6-7 घंटे ले रहा है, अगर उसमें आप आ रहे हो, तो आपको नेशनल लेवल पे विज़िबिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है? सो आप कोशिश करोगे उस विज़िबिलिटी का पार्ट बनने का कि नहीं करोगे? Yeah. बिकॉज़ इट्स लाइक प्रीटी ऑर्गेनिक रीच यू आर गेटिंग। तो उसके लिए इनऑर्गेनिक के लिए भी अगर आपको ऊपर पहुँचना पड़े, तो वोंट यू फाइट फॉर इट? अब वही आप लोकल लेवल पे आ जाओ, कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हो, कुछ के लिए जा रहे हो, यू आर ऑर्गनाइजिंग, पेरेंट्स आर रीचिंग आउट टू अस, हमारा बच्चा देख लो, ये कर लो, वो कर लो, यू होल्ड सर्टेन पावर। तो वोंट इट बी सिग्निफिकेंट फॉर यू टू हैव मोर रेलेवेंस इन द सोसाइटी यू आर? ठीक है ना? अब एक सिंपल सा एग्जांपल, कैसे स्टेट एंड सेंटर वर्क करते हैं। इस टाइम पे सेंटर और स्टेट, अगर हम उड़ीसा की बात करें, दोनों की गवर्नमेंट सेम है। 2025 में कटक में 2 मैचेस हुए हैं। पहले ओडीआई मैच हुआ था जहाँ पे रोहित शर्मा ने 100 स्कोर किया था, और अभी टी20 मैच हुआ जहाँ पे हार्दिक ने वो बहुत प्यारा 50 स्कोर किया, और साउथ अफ्रीका 100 से ज़्यादा रन से हारी है। Mm. व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम कि एक ही साल में कटक में 2 मैचेस हुए हैं? No idea, sir. आई थिंक वी हैव टू गो लॉन्ग लॉन्ग वे बैक, शायद कभी हुए भी ना हो। तो अब सिंपल सा एग्जांपल है, पंजाब का पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट का कभी नहीं बनता, इट्स द अदर वे अराउंड। 2023 वर्ल्ड कप में
अगर एक बहुत आइकॉनिक स्टेडियम हम गिनते हैं जिसमें वानखेड़े ये सब आते हैं, पंजाब का भी एक स्टेडियम आता है, हुँ। मोहाली। Did it get even a single match in 2023 वर्ल्ड कप? इन 2023 मोहाली नहीं, एक भी मैच नहीं हुआ। एक भी मैच नहीं हुआ। व्हाट वाज़ द रीज़न? धर्मशाला में मैचेस हुए थे ना, ओके। बिकॉज़ पीसीए जो है वो उतना डायरेक्ट एक्सेस टू थिंग्स नहीं मिल सकता ना, बिकॉज़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट का डिफरेंस है। हाँ, ये भी तो एक एंगल है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस आल्सो प्लेज़ आउट। आई गेस जिन-जिन स्टेट्स में थोड़ी डिफरेंट गवर्नमेंट रहेंगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बंगाल है, तो उनमें भी थोड़ी चीज़ें ज़्यादा होती होंगी। ये ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज़ यू देखो, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनीबॉडी इन दिस, बिकॉज़ फ्रॉम अ सेंटर पर्सपेक्टिव अगर आप देखो तो आप भी तो वेरिएबल सबसे कम ही चाहोगे ना। यू वुड नॉट नीड इरेटिक थिंग्स हैपनिंग, जहाँ पर कंट्रोल कम है वहाँ पे पंगे भी नहीं लेना चाहोगे। एट द एंड ऑफ द डे यू आर बेसिकली, अब जैसे मेसी आए इंडिया में, या हू हल्ला सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? वेस्ट बंगाल, कॉल तो अब एज़ अ होल इमेज किसका ज़्यादा डिस्टर्ब होता है? वेस्ट बंगाल की हुई, स्टेट। किसके साथ है? स्टेट का होता है या इंडिया का होता है? अगर आप टोटलिटी, वैसे तो इंडिया इंडिया डेफिनिटली हाँ। तो एज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट यू वुड लाइक टू अवॉइड सच एम्बैरेसिंग सिचुएशंस आल्सो, जहाँ पे आपका कंट्रोल कम है, बिकॉज़ यू नो दैट द रिपरकशंस ऑफ सच अ थिंग आर गोइंग टू कम ऑन यू। हुँ। एंड सर दिस बीसीसीआई, हाउ डज़ बीसीसीआई वर्क? क्योंकि शायद इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, इट इज़ अ प्राइवेट बॉडी शायद से। सो बीसीसीआई में सिलेक्शंस कैसे होते हैं? जो वहाँ पे मैनेजर्स हैं, मतलब जो जो भी पीपल हू आर लीडिंग बीसीसीआई, हाउ आर दे सेलेक्टेड एंड हाउ इज़ बीसीसीआई ऑपरेटिंग? तो उसका क्या रहता है एंड हाउ इज़ बीसीसीआई कोऑर्डिनेटिंग विद द स्टेट बोर्ड्स? देखो, इलेक्शंस तो प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे में ही होता है। हुँ, स्टेट से लेके ऊपर हायरार्की ही होता है कि स्टेट्स, फिर ज़ोन्स, ज़ोन से फिर ऊपर आपका नेशनल कमिटी बिल्ड होती है। वो तो जिस तरीके से होना चाहिए वही हो रहा है कि मत जैसे मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में ही प्रिंसली स्टेट्स केम टुगेदर बिकॉज़ ऑफ महाराजा पटियाला, एंड देन इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल के अंडर वो आया जो बाद में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बना। चीज़ें तो वही चलती हैं। बट हाँ, मतलब लॉबिंग वो सब चीज़ें तो हर चीज़ में होती ही हैं। पावर लॉबिंग तो जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे कैसे नहीं पॉसिबल है। तो फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव इट इज़ अ ब्यूटीफुली डिज़ाइन्ड डेमोक्रेटिक सेटअप, बट जस्ट दैट कि अब मतलब इन्फ्लुएंस तो रहता है ना, जैसे अब लालू थे कितने साल तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के वही हेड थे। तो अब कोई उनको काउंटर थोड़ी करने वाला है। हू वुड इवन डेयर टू डू दैट? तो उस टाइप की चीज़ें हैं कि देयर आर पर्सनैलिटीज़ हू स्टिल कैन हाईजैक इवन अ डेमोक्रेटिक सेटअप आल्सो। तो वहाँ फिर चीज़ें अलग हो जाती हैं। फ्रॉम अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव इट्स अ ब्यूटीफुली डिज़ाइन्ड डेमोक्रेटिक सेटअप वेयर देयर इज़ अ प्रॉपर हायरार्की टू इट। बट जस्ट दैट मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पावर्स हमेशा वो रहेगा। तो जो सेंटर में गवर्नमेंट रहेगी, वो काफ़ी हद तक डिसाइड करती है कि हू इज़ गोइंग टू बी लीडिंग बीसीसीआई, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से आईसीसी भी। मतलब 2014 से पहले देख लो पावर क्या थी, 2004 से इसमें शरद पवार रहे, फिर उसके बाद उन्हीं के जो थे मनोहर, शशांक मनोहर आ गए, वो भी विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन से ही आते थे। उनके फादर भी विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन के आई थिंक हेड भी रह चुके हैं। एंड उसके बाद फिर वो श्रीनिवासन के पास गई। 13 के बाद जो पावर चेंज हुआ, 14 में आया तो वी ऑल नो जेशा के पास ज़्यादा रहा चीज़ें, फिर वो बीसीसीआई में मूव कर गए। तो अब भी नेक्स्ट इन लाइन जो आए हैं वो अब गुवाहाटी से जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग लॉबी है उसी के थ्रू आया। मतलब इट इज़ लाइक दैट। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वुड नॉट से कि इसमें कुछ गलत भी है, बिकॉज़ as a country, when you are responsible for something which has so much of eyeballs and which gives you a lot of soft power also and even internal power also, why would you make it vulnerable by keeping it in the hands of things जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो? हुँ, कल मान लो जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि एक इंटरनेशनल आईसीसी का वर्ल्ड कप आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो एंड मैचेस कुछ ऐसी जगहों पे है जहाँ की चलती ही नहीं है, एंड दे आर नॉट इवन लाइक मेकिंग श्योर कि बेसिक चीज़ें भी हैं। क्योंकि एक एक अब डोमेस्टिक में अगर आपने क्लियरली देखा हो, जैसे विजय हज़ारे मैच हो रहा है, अब विराट कोहली खेले, तो ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं देखने आएँगे। बट व्हाई सर्टेन टाइम पीपल आर नॉट इवन अलाउड टू कम टू द स्टेडियम बिकॉज़ एक मैच को ऑर्गेनाइज़ कराने में अच्छा खासा
सिक्योरिटी से लेके हर चीज़ लगती है, तो यू हैव टू इन्वॉल्व द एंटायर स्टेट मशीनरी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। आईपीएल मैच में तो ऑलमोस्ट शायद आई थिंक 50 लाख के आसपास पुलिस को ही जाता है फॉर द सर्विसेज दैट बीसीसीआई यूजेस इन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड। तो वो सारी चीज़ें, इतने सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं कि यू वुड नॉट इवन लाइक टू रिस्क दैट आल्सो। तो अपने हाथ में तो कंट्रोल रखना चाहोगे ना, आप कोई पिच अनप्रिपेयर्ड दे दी, जिसके चलते इंडिया को ही नुकसान हो गया। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि 2004 बीजीटी का मतलब वहाँ पे उस टाइम पे बिकॉज़ शरद पवार वाज़ सपोज्ड टू बी द प्रेज़िडेंट, ही बिकॉज़ पावर चेंज हो चुका था उस टाइम तक एंड जगमोहन दालमिया वाज़ एट द हेल्म ऑफ थिंग्स। तो नागपुर टेस्ट मैच इंडिया 1-0 डाउन था। इट वाज़ रेड सॉइल विकेट होती है नागपुर में, हार्ड विकेट होती है, बट वो प्रॉपर ग्रीन विकेट दी थी व्हिच सूटेड ऑस्ट्रेलिया ऑफ दैट एरा। So Saurav Ganguly walked in, he saw the pitch, he said, "I'm not fit." He didn't play that match. He declared himself unfit, and Rahul Dravid captained, and we lost by more than 300 runs. And we lost BGT after like what 37 years, हुँ। और उससे आज तक भी नहीं कभी हारे हैं। तो इंडिया में तो ये चीजें हैं मतलब। एंड फ्रॉम आप सोचो ना, वही चीज हो गई ना कि बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस आप लोकल लेवल पे पिच को भी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसका आउटकम क्या हुआ कि एक ऐसी सीरीज लॉस जो शायद अगले 20 सालों में भी नहीं है और उससे पहले 40 सालों में भी नहीं हुई थी। सर टॉकिंग अ लिटिल अबाउट दिस, जो भी सीरीज लॉस न्यूजीलैंड से भी हम हारे, इंडिया में साउथ अफ्रीका से भी हम हारे। आई गेस दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट इयर्स फॉर टेस्ट क्रिकेट एज अ होल, बारिंग अपार्ट द इंग्लैंड सीरीज। तो उसके अलावा बहुत ठंडा साल रहा है, मतलब डिसअपॉइंटिंग ही रहा है टेस्ट क्रिकेट फैंस के लिए। तो हाउ डू यू सी द मतलब सिलेक्शन एंड एवरीथिंग, इवन द रोल ऑफ द कोच इन दिस? GG came into a lot of controversy after these losses, and it is being seen, it is in fact a big dent to the India's reputation as a whole as a cricketing country. So इसमें how much of a role does Gautam Gambhir, coaches, selection committee, उनका कितना role रहता है, and how much share of responsibility do the players have in this, and what is the future of GG in Indian cricket? Do you see कि टेस्ट क्रिकेट के कोच सेपरेट होने वाले हैं, या फिर विल द बीसीसीआई कंटिन्यू विद हिम? देखो, जो न्यूजीलैंड सीरीज थी उसमें ब्लेमिंग हिम वुड नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज हम बॉर्डर लाइन डिजास्टर पे काफी टाइम से खड़े थे एज अ कंट्री इंडिया में। जस्ट दैट वी हैव वी हैड आई वुड से, बिकॉज उनमें से अश्विन तो रिटायर ही हो चुके हैं, टू सच अमेजिंग लेजेंड्स, अश्विन एंड जडेजा, जो रन्स भी मार रहे थे, विकेट्स भी ले रहे थे और समाउ हमें डिजास्टर से बचा लाते थे हर बार। Otherwise, our batting against spin has been questionable for quite a long time now because हम WTC साइकिल एंड ऑल के अंदर तो हमने वैसे भी थोड़ी स्पाइसी विकेट्स ही दी हैं हमेशा से, एंड ड्यू टू दैट इवन आवर बैटर्स हैव लॉस्ट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ प्लेइंग ऑन दीज सर्फेसेस। तो जो 24 में हुआ तब तक तो जीजी इम्पैक्ट ज़्यादा था भी नहीं, बिकॉज वो तो पुरानी टीम ही खेल रही थी। अगर आप मतलब न्यूजीलैंड टीम मैच देखें तो वो प्रीटी मच वही सेम कोर खेल रहा था जो खेल रहा चाहिए था। तो इट वाज जस्ट दैट डिजास्टर इन द मेकिंग था। 2023 बीजीटी में भी ऑलमोस्ट दिख गया था। दिल्ली में हम टेस्ट मैच हारते-हारते बचे। वी वर बिहाइंड इन द गेम एट द एंड ऑफ डे 2। वो डे 3 के स्टार्टिंग में अश्विन एंड जडेजा जस्ट रैन थ्रू ऑस्ट्रेलिया एंड सम brain fade moments also from Australia, and we won that match comfortably। और फिर इंदौर में हम बुरी तरह हारे, इतना बुरी तरह कि हमें अहमदाबाद में बिल्कुल फ्लैट डेक देना पड़ गया था कि हम कहीं वहाँ ना हार जाए। तो इट वाज़ द आई वाज़ से कि इट वाज़ ऑलमोस्ट द डिज़ास्टर इन द मेकिंग था। We were just kind of delaying it or avoiding it just because we had these two brilliant all-rounders with us. और वो 2024 में न्यूजीलैंड came prepared, they hammered us down and थोड़ा सा लक भी था उनका बिकॉज़ उनको चिन्नास्वामी में ऐसी विकेट मिल गई जो उनको सूट करती थी। वो 3 दिन दे 2 दिन से बारिश के अंदर थी। It seemed swing India got all out for 46 and there was no looking back for them। तो अनफॉर्चुनेट भी था, बट आई वुड नॉट से कि उस सीरीज के लिए मैं बहुत ज़्यादा ब्लेम करूँगा कोच एंड ऑल को। हाँ, बट उसके बाद आपने चीज़ों को कैसे बिल्ड किया, वहाँ गैप लगा है इन अंडरस्टैंडिंग हाउ रेड रेड बॉल क्रिकेट वर्क्स। बिकॉज़ स्पेशलिस्ट को ना खिलाना, ऑलराउंडर्स को पुश करना, बैटिंग आर्ट तक करवाना, काफ़ी सारे ऐसे फंडामेंटल्स लगे कि जो एज़ समबडी हू हैज़ फॉलोड टेस्ट क्रिकेट हुँ। diligently, somebody who loves Test cricket,
वुड ईज़िली बी एबल टू से कि ये ऑर्गेनिक वे ऑफ रनिंग टेस्ट क्रिकेट टीम नहीं था। तो आफ्टर न्यूज़ीलैंड सीरीज़ व्हाट ऑल हैपेंड वो मुझे ज़्यादा बुरा लगा टू बी ऑनेस्ट। अदरवाइज़ साउथ अफ्रीकन डिफीट अवॉइड की जा सकती थी। जस्ट दैट कि इन लास्ट 1 ईयर इंस्टेड ऑफ रीबिल्डिंग एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग द पाथ करेक्शन वी बिकेम वे टू एक्सपेरिमेंटल। और टेस्ट क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट नहीं है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत है। एक और 2 ऐसी सीरीज़ निकली तो आई एम वेरी श्योर रेड बॉल क्रिकेट में तो बीसीसीआई विल बी फोर्स्ड टू थिंक अबाउट समबडी एल्स। और व्हाइट बॉल में तो इट्स वर्किंग फाइन फॉर अस यार। आई डोंट थिंक सो कि वी कैन टेक अवे व्हाट ऑल ही हैज़ आल्सो डन। ही हैज़ कंटिन्यूड द लेगेसी। 24 के बाद 25 हम जीते। देखो अगर मतलब हम न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के लिए जीजी को ब्लेम कर रहे हैं, फिर तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी वी हैव टू गिव हिम क्रेडिट। ही वाज़ इट वाज़ अंडर हिज़ लीडरशिप। तो मेरे हिसाब से मैं दोनों में ही नहीं उनको काउंट करूँगा। कि चैंपियंस ट्रॉफी मुझे लगता है वही टीम खेली जो ऑलमोस्ट रोहित और राहुल ने पहले बिल्ड की थी, राहुल द्रविड़ ने। और न्यूज़ीलैंड भी शायद वही खेली। तो आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी आई एम गोइंग टू जज हिम मोर, इंक्लूडिंग टू एन एक्सटेंट बीजीटी आल्सो बिकॉज़ वहाँ भी अच्छा खासा एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। तो इसी साउथ अफ्रीकन सीरीज़ वाज़ फर्स्ट बिग डिज़ास्टर अंडर हिम आई वुड से कि जहाँ लगा कि मतलब वॉशी आके खेल रहे हैं नंबर 3 पे, अगले मैच में वो नहीं है। मतलब टीम वाज़ ऑल ओवर द प्लेस। एक एक टेस्ट क्रिकेट को इस तरह से रन करना बहुत मुश्किल होगा। And so do you believe that the players like Virat Kohli, Rohit Sharma, Ashwin who took retirement from Test cricket, Test तो in fact विराट का favorite format भी था. So do you believe कि players were handled poorly इस वजह से उन्होंने quit करा? Was it organic or was it a forced ouster or what was the reason कि ये सब हुआ? जो क्लियरली नहीं है। अगर होता तो इतना नॉइज़ ना हो रही होती उसके अराउंड, Hmm. ठीक है ना? आई डोंट थिंक सो कि इट वाज़ गौतम गंभीर's कॉल। ही हैज़ बीन pinned down a little unfairly. Even I've also done that in my shows because मेरी भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अब ज़्यादा बेटर हुई है वंस आई हैव स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद मोर पीपल एंड थोड़ा समझा है। बीसीसीआई वांटेड टू डू इट बिकॉज़ उनको अगले स्टार्स चाहिए थे, सिंपल एज़ दैट। उनको ये दिख रहा था कि हमारे जो पुराने स्टार्स हैं, दे एजिंग, दे माइट नॉट बी देयर फॉर मोर देन मे बी 2 इयर्स। अगर अगले एक्चुअली हुआ क्या है ना, पूरा जनरेशन ऑफ प्लेयर मिस हुआ है। अगर आप देखो तो 86 87 बॉर्न जो हैं, विराट, रोहित ये सब, वो जब टीम में आए तो ऑलरेडी 81 80 वाली जनरेशन डोमिनेट कर रही थी। एमएस धोनी, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, दे वॉन अस द 2007 एंड 2011 वर्ल्ड कप्स। अगर आप देखो तो कोर वो था जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाए। देन दे वर फेज्ड आउट। विराट, रोहित, धवन, 86-87 वाली जनरेशन टुक ओवर। उसके बाद क्या होना था, अगला लॉट होना चाहिए था 92-93 वाला, जो आज 28 से 33 की एज में है, जिसमें केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या ये आते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब आउटसाइड ऑफ ओडीआईज़ ये हमारा कोर नहीं बिल्ड हो पाया। ओडीआई का तो यही कोर है एक तरह से। ओडीआई में अगर आप देखो तो श्रेयस 4 पे, केएल 5 पे, हार्दिक 6 पे है। एंड दैट्स व्हाई वी लुक अ वेरी स्टेबल टीम आल्सो वहाँ पे। और वहाँ पे फिर सीनियर्स ऐड हो जाते हैं तो बहुत सही लगता है। फिर एक यंगस्टर की जगह भी बन जाती है। शुभमन गिल जो बीच में है, तो इट लुक्स अ प्रीटी सेटल्ड साइड। ऑन द कॉन्ट्ररी हम बाकी फॉर्मेट्स में वो स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पाए बिकॉज़ जो मे बी स्टारडम केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और हार्दिक बिकॉज़ ऑफ हिज फिटनेस ऑल फॉर्मेट में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। वो हमारा कोर उतना ऑर्गेनिकली अगला बिग स्टार्स नहीं बन पाए। सो एक पूरी जनरेशन मिस हुई है तो उसके कारण क्या हुआ? प्रेशर ज़्यादा किस पे आ गया? तो उससे अगले जनरेशन के हैं, जो अभी शायद आइडियली सेकंड फिडल, थर्ड फिडल रोल प्ले करते हुए दिखने चाहिए थे टीम में। So transition proper नहीं हो पाया. ट्रांजिशन क्योंकि इस टाइम पे अब देखो बैटर का पीक भी 28 से 33 की एज में होता है। तो जो इस टाइम पे पीक स्कोरर्स होने चाहिए थे, हू शुड हैव बीन विनिंग टूर्नामेंट्स एंड मैचेस फॉर अस, वो जनरेशन उतना स्टेबल नहीं रह पाया। तो इसलिए वो प्रेशर ज़्यादा उनकी दोनों साइड ऑफ द जनरेशन पे ज़्यादा है। या फिर विराट रोहित पे है, दोज़ आर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, या फिर इधर वाली साइड पे है, जहाँ पे अभिषेक, जायसवाल, शुभमन गिल ये सारे लोग हो जाते हैं। Okay. अब मुझे जाके क्लैरिटी मिली है इस चीज़ के ऊपर. आई नेवर थॉट इट विद दिस पर्सपेक्टिव इससे पहले, बट थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस सर. नहीं, एंड दिस इज़ माय थॉट प्रोसेस, इट माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग आल्सो। तो आदिम ज़्यादा अच्छा बता पाए। डज़ लुक थिक.
बिकॉज़ वो कहीं न कहीं गैप तो है सर, मतलब ये चीज़ मुझे भी लगती है कि वी आर टू रिलायंट ऑन विराट एंड रोहित, एंड जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर हम ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं। सो देयर इज़, आई गेस वी नीड टू बी लिटिल मोर रैशनल एंड अंडरस्टैंड दिस ट्रांजिशन फेयरली। सो या, सर, second last question for the day. Do you see Virat and Rohit playing 2027 World Cup? आई डोंट थिंक सो इंडिया हैज़ अ चॉइस। आई डोंट थिंक सो इंडिया शुड इवन फिडल विद दैट थॉट प्रोसेस कि उनको नहीं खिलाना, बिकॉज़ ओडीआई टीम्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप, बिकॉज़ एक तो मैचेस बहुत कम होते हैं। तो आप अगर 30-40 मैचेस में कंसिस्टेंट कोर नहीं खिलाओगे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम देम, और स्पेशली बड़े टूर्नामेंट्स में जहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर्स बहुत सारा कुछ होता है। तो यू नीड अ वेरी स्टेबल कोर। तो आई डोंट थिंक सो इंडिया शुड इवन फिडल विद आवर टॉप 6 नाउ। मतलब टॉप 6 क्या, इनफैक्ट पूरा जो मतलब कोर है उसे छेड़ना ही नहीं चाहिए। मोर और लेस हमारा 11 दिख रहा है कि कौन होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 स्लॉट्स हियर एंड देयर, मे बी इन बॉलिंग यूनिट, पेसर्स में एक आधा शायद, अब एक आधा और अगर देख पाओगे और कोई मे बी एक्सेप्शनल अनलीश हो जाता है। आई थिंक हमारा बैटिंग कोर तो हमें छेड़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए उसके बारे में। बिकॉज़ थ्योरी देखो, इवन अ प्लेयर लाइक जायसवाल हू took test cricket like as if it's fish to water, he has found it little difficult to adapt to white ball cricket, strangely. Yeah. Even a player like Rishabh Pant, who almost like, अगर आप किसी को उनको एज़ अ प्लेयर पूछोगे और मान लो अगर कोई टाइम ट्रैवल करके आगे पहुँच जाए, उनकी बैटिंग देखे, तो वो इमेजिन ही नहीं कर पाएगा कि ये बंदा व्हाइट बॉल क्रिकेट का पार्ट भी नहीं है। Yes. द वे ही प्लेज टेस्ट क्रिकेट, तो इट्स नॉट दैट ईज़ी द वे इट लुक्स। इतना सिंपल है नहीं है जितना आसान दिखता है कि हाँ, बहुत आसानी से आप एक फॉर्मेट में ढल जाते हो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ मसल मेमोरी, इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, बहुत कुछ है। तो मतलब जो अभी अभी रवि शास्त्री ने भी कहा था ना कि एक्सपीरियंस तो कहीं बिकता नहीं है, वो कहाँ से लेके आओगे? Mm. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लुक बियॉन्ड रोहित शर्मा एंड विराट कोहली राइट नाउ, एटलीस्ट फॉर दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज़ 1.5 साल तो रह गया है, मतलब पौने 2 साल तो रह गए हैं। इतने छोटे पीरियड में बहुत मुश्किल है। जितना कम ओडीआई क्रिकेट होता है कि आप इस लेवल के प्लेयर्स बिल्ड कर पाओगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। Okay. And so, what do you think? Who are the next big stars of India apart from Shubman Gill, Jaiswal? कौन लग रहा है आपको? Who could be the new youngsters, new stars of the Indian cricket team? बैटिंग में thing is that we have such amazing talent. I really want Abhishek also to be pushed across formats. मुझे लगता है कि he has the game, he has the potential, जो शायद सहवाग की तरह इवॉल्व हो सकते हैं into a more versatile player, because the elements तो उनमें भी हैं, no doubt। वो अभी इस टाइम पे he has revolutionized the way we play T20 cricket, but I see that in him. Tilak is a very solid player. तिलक वर्मा बहुत सॉलिड प्लेयर लगता है। मुझे लगता है कि ही ऑल्सो कैन बी पुश्ड फॉर दैट थिंग, कि जहाँ उनको और फॉर्मेट्स में पुश किया जा सकता है। ये 2 यंगस्टर्स तो क्लियरली दिखते हैं, और उससे पहले तो मुझे अभी ये लगता है कि अभी तो वो 28 से 33 वाला जनरेशन ही है जिनको मैक्सिमाइज़ करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, जिसमें ऋतुराज ऑल्सो फॉल्स इन दैट कैटेगरी। ही इज़ 29 राइट नाउ, नॉट बीन एक्सप्लोर्ड दैट वेल। सरफराज हैज़ नॉट बीन एक्सप्लोर्ड दैट वेल, वो भी उसी ऑलमोस्ट एज ग्रुप के आस-पास घुस जाते हैं। तो अभी तो वो लोग भी पड़े हैं, मतलब ऋतुराज हैं, अ, सरफराज हैं, इवन ऋषभ पंत अक्रॉस फॉर्मेट्स हैं, संजू सैमसन फॉर दैट मैटर, लास्ट ओडीआई ही प्लेड ही स्कोर्ड 100, उसके बाद तो खेले ही नहीं कभी। तो मतलब अभी तो मुझे लगता है बहुत है, यही 7-8 बड़े अच्छे सारे प्लेयर्स दिख रहे हैं, जिनके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है, जिनने कुछ ना कुछ लेवल पे दिखाया है कि दे हैव द मैच्योरिटी, दे हैव द एक्सपोज़र। Hmm. Okay. Okay, sir. Thank you so much, sir. It was like a very cricket heavy conversation. थोड़ा-सा मैं बाहर निकलूँगा इससे एंड मैं थोड़ा-सा आपसे बात करता हूँ। व्हाट आर यू डूइंग दीज़ डेज़? व्हाट डू यू थिंक, डू यू हैव एनीथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग अप फॉर अस, ऐसा कुछ? व्हाट आर योर प्लान्स? अभी तक तो यार आई वाज़ मोर इनटू टेक, तो मैं आईसीपी है, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, उसका इंडिया एक्टिवेशन सारा देख रहा था। हुँ, तो हम ग्रोथ में वी वर लाइक, इंडिया बिकेम द टेम्पलेट। हम जो इंडिया में एक्टिवेशन करते थे, हमें कॉलेजेस में ब्लॉकचेन सिखाना, स्टार्टअप्स को इनिशियल लेवल पे लाइक $5,000 $25,000 की ग्रांट्स देना, उनको बैक करना, हैकाथॉन्स, ये सब चीज़ें चल रही थी। एंड देन दैट टेम्पलेट यूज्ड टू गेट पेस्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज by the core ICP team only. अब I've quit that. Now I am
hoping to deep dive into cricket full time. So figuring out that aspect, and hopefully in a month's time should be able to come up with something surprising for the audience also. A much bigger scale than what we're doing right now. That sounds interesting, sir. It was really nice having a conversation with you, sir, and it was really nice. I enjoyed this conversation thoroughly. काफ़ी एक पर्सपेक्टिव मुझे आज मिला जो पहले नहीं था मेरे पास। थैंक यू सो मच एंड इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू। जैसे मैं पहले आपकी वीडियोज़ देखता था एंड यू कम अक्रॉस एज़ द सेम पर्सन। एक होता है ना कि व्हेन यू सी समवन ऑन द स्क्रीन, you think that maybe they would be different in person, but sir, that is not the case with you, and I really appreciate you for that. So thank you so much, sir. Thank you.